गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कौन सा रीसेंट एग्जाम दिया है तुम लोग ने अभी? 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया, ओके चलो। गुड। 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में जो तुम लोग ने सब्जेक्ट्स पढ़ा है अभी, नेक्स्ट तुम्हारे करियर में कौन सा एग्जाम देने वाले हैं अभी तुम लोग? मतलब हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुआ है, व्हाट इज द पर्पस? सीए फाउंडेशन, ओके। सीए फाउंडेशन का कौन सा अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं हम लोग? सितंबर 2000, सितंबर 2025, सितंबर 2025 का अटेम्प्ट हम लोग देने वाले हैं। सॉरी, आप लोग देने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट्स, आई थिंक तुम लोग को पता रहेगा व्हाट इज द सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। क्या क्या सब्जेक्ट्स फाउंडेशन में आप लोग को, या पेपर्स एक्चुअली फाउंडेशन के एग्जाम में वो लोग पेपर्स में बात करते हैं। तो देयर आर हाउ मेनी पेपर्स इन सीए फाउंडेशन? वो एनीबडी नोस? पेपर 1 क्या है? अकाउंट्स नहीं है, वो पेपर का नाम है अकाउंटिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपर? अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? अकाउंटिंग को हम लोग 100 मार्क्स के लिए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेपर 2। एनीबडी नोस व्हाट इज पेपर 2? विच लॉज? बिजनेस लॉज। आप लोग के सब्जेक्ट के हिसाब से या इंस्टीट्यूट के हिसाब से बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज इज हाउ मेनी मार्क्स? एक मिनट, बिफोर वी प्रोसीड, ये सीए का एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? फुल फॉर्म बोलो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर पेपर 3 क्या है? पेपर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब इसको हम क्यूए बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए इज ऑल्सो फॉर हाउ मेनी मार्क्स? क्यूए को हम लोग क्या बोलते हैं? नथिंग बट मैथमेटिक्स। तुम्हारा मैथ्स के इसके अंदर आएगा, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, इसके अंदर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों आएगा, या लॉजिकल रीजनिंग करके भी एक पार्ट है, वो भी आएगा। व्हाट इज पेपर नंबर 4? विच इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स। दैट इज ऑल्सो फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 100 मार्क्स। तो आपका टोटल फाउंडेशन इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 400 मार्क्स। चलो, आपको पासिंग एक्सेट्रा सब पता है कि नहीं पता है? पासिंग के लिए कितना चाहिए मिनिमम? 200। बस 200 मिल गया तो पास हो जाएगा? नहीं तो हर सब्जेक्ट में क्या मिलना चाहिए? 40 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 40 इन एवरी सब्जेक्ट, और आपको पासिंग, और टोटल 200। ओके, बाकी का क्या डिफरेंस है? ये दोनों पेपर एंड ये दोनों पेपर, दोनों का मिला के व्हाट इज द डिफरेंस? पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो एग्जामिनेशन है, दैट इज विच एग्जामिनेशन? सब्जेक्टिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग में सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब आपको सब सम सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे आपने अभी 12th स्टैंडर्ड का 80 मार्क्स का एग्जाम कैसे दिया, जिसके अंदर सब सम सॉल्व करने का रहता है, प्रॉपरली आपको अकाउंट बनाने का, उसके अंदर सब सॉल्व करने का। देन इज बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस का ऑल्सो पेपर इज व्हाट? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में कैसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम लिखा रहेगा, वैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको लॉ का एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है, दैट इज बिजनेस लॉस, क्योंकि अभी तक आपने 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में प्रॉपरली लॉ नहीं किया हुआ है। ऐसा टूटा फूटा किया रहेगा, ओसी में किसी ने सुना रहेगा, या इफ एट ऑल एनीबडी इज एसपी स्टूडेंट उसने सुना रहेगा। ऐसा टूटा फूटा जगह पे आप लोग ने लॉ सुना रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपरली लॉ सुनेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक लॉ सुना रहेगा कॉल्ड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोलो, सुना है कि नहीं? हाँ, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज वन ऑफ द लॉ इन अवर कंट्री। अब ये जो लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपने टूटा फूटा सुना है, तो एक्चुअली वो लॉ में क्या लिखा है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लॉ मतलब समझता है ना? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ का मतलब क्या है? अरे हिंदी में बोलो ना, लॉ मतलब क्या? कानून है। हमारे देश में कानून है ना, तो पार्टनरशिप बनाने के पीछे कोई कानून है कि ऐसे ही चलता है? कंपनी के पीछे कोई लॉ है कि नहीं है?
कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट। ईयर कौन सा है? 2013, 2013। तो ये सब लॉ आप लोग फाउंडेशन में पढ़ोगे। आपके पास इनफैक्ट ये दो नहीं है, बाकी सारा बहुत सारा एक्ट है। यू हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये सब एक्ट आप लोग पढ़ोगे। एक्ट में, लॉ में क्या होता है? लॉ में सेक्शंस होता है कि भाई ये सेक्शन वो सेक्शन ऐसा करके, तो प्रॉपरली आप लोग लॉ पढ़ेंगे। लेकिन लॉ का एग्जामिनेशन इज सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। उसमें प्रॉपरली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको केस स्टडी देंगे, बोलेंगे चलो अभी इसके अंदर आप कौन सा सेक्शन यूज करोगे एक्सेट्रा, ऐसा करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। दैट इज योर बिजनेस लॉ। देन पेपर नंबर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथमेटिक्स। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू आएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वो 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन एमसीक्यू एग्जामिनेशन में मालूम है ना, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। मतलब एक रॉन्ग लिखोगे तो कितना मार्क्स गया? 0.25। क्यों 1.25 गया ना? अरे वो 1 मार्क भी तो गया ही ना आपका, उसके बाद 0.25 भी जाएगा। अच्छा, मतलब खाली 0.25 काटेंगे, 1 मार्क देंगे आपको, ऐसा है? नहीं। ओके, एनीवेज, तो ये दोनों में पेपर 3 एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज पेपर नंबर 4, ये दोनों इज विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन? ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये चारों एग्जामिनेशन एक दिन पे होता है कि अलग अलग दिन पे होता है? अलग अलग दिन पे होता है। एक दिन में एक एग्जाम होगा। पेपर नंबर 1, एग्जाम नंबर 1 कौन सा है? हाँ, तो यही तुम्हारा टाइम टेबल है एग्जाम का, खाली डेट आना बाकी है। डेट भी समवेयर अराउंड 15 या 12 सितंबर रहेगा, तो उसके अराउंड तुम्हारा एग्जाम रहेगा। ये सब फिक्स्ड है, ये सब चेंज नहीं हो सकता है। सो पेपर का ऑर्डर भी यही रहेगा। पहला एग्जाम कौन सा रहेगा? अकाउंटिंग। सेकंड एग्जाम कौन सा रहेगा? बिजनेस लॉ। तो यही ऑर्डर में एग्जाम कंडक्ट करेगा इंस्टीट्यूट। कोई ऐसा पेपर चेंज नहीं, ऐसा अचानक ऐसा नहीं होगा कि पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम आ जाएगा तो पेपर पैटर्न या सॉरी पेपर चेंज नहीं होगा। नॉर्मली पेपर पैटर्न भी मोर और लेस सेम है। पेपर पैटर्न का तो पेपर नंबर 3 एंड 4 में डिस्कस करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे भी एमसीक्यू बेस्ड है। पेपर पैटर्न पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 का डिस्कस होता है, तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ ये 4 पेपर है जिसके अंदर आपको पासिंग क्राइटेरिया एक्सेट्रा सबको पता है, व्हाट इज द प्राइसिंग क्राइटेरिया एवरीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुआ है, मतलब मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? मैं तुम लोग को कौन सा पेपर पढ़ाने वाला हूँ? पेपर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग। पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन सुन लो अगर आपको चाहिए तो, कि भाई हम आपको कैसे पहचाने, आप कौन हो, अचानक आके बोलने का चालू हो गए हो, पहले बताओ तो सही कौन बोल रहे हो। हम लोग एटलीस्ट जतिन सर को पहचानते तो है। मैं जतिन सर को नहीं तो 15-20 साल से पहचानता हूँ। तो मेरा नाम है, आप मुझे अनूप सर बोल सकते हो। मेरा क्वालिफिकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने सीए कर लिया है, मैं पास हो चुका हूँ, मेरे पास सीए का डिग्री है, मेरे पास सीए का मेंबरशिप भी है, तो मैं बकायदा साइन कर सकता हूँ। आई हैव मेंबरशिप नंबर। और ये मेरा 20th ईयर ऑफ टीचिंग चालू है, मतलब 20 साल हो गया मेरे को सिखा के। मैं 11th भी पढ़ाता हूँ, 12th भी पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ, इंटर भी पढ़ाता हूँ और फाइनल भी पढ़ाता हूँ। तो मैं सब लेवल पे पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज नॉट माई फर्स्ट बैच। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तुम पहली बार फाउंडेशन पढ़ रहे हो। अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपको 2 जना के पढ़ाएंगे। देयर आर 2 टीचर्स इन अकाउंटिंग। मैं तुमको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, जतिन सर भी आपको अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। मैं आपको चैप्टर्स भी बता दूंगा, आज ही बता दूंगा कि कौन से चैप्टर सर पढ़ाएंगे, कौन से चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा। बिकॉज ये 11-12 स्टैंडर्ड का अकाउंट्स नहीं है जिसमें खाली 8 या 10 चैप्टर है। देयर आर टोटल सीए फाउंडेशन में 20 चैप्टर्स, 20 चैप्टर है अकाउंट्स में। खाली अकाउंट्स में 20 चैप्टर है, हाँ? बाकी का सब्जेक्ट का तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। सो अकाउंट्स में खाली 20 चैप्टर है। अच्छा, उसके अंदर 11-12 पूरा आ गया। 11th और 12th में कितना चैप्टर्स पढ़ा है वो सब चैप्टर फाउंडेशन में आ गया। चलो 11th स्टैंडर्ड से चालू करते हैं। बोलो 11th स्टैंडर्ड में तुमने पहले क्या पढ़ा है? मतलब याद है किसी को? 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेक्चर में चले जाओ, तुम लोग ने पहली बार बुक कीपिंग पढ़ा रहेगा, तो सबसे पहले लेक्चर में किसी ने तो तुमको बुक कीपिंग पढ़ा रहेगा। तो उसके अंदर क्या पढ़ा है तुम लोग ने? हो गया आपस में डिसाइड? अब मेरे को बताओ क्या क्या पढ़ा है? पहला स्टार्टिंग में कौन सा चैप्टर था, ये बताएगा? बोल, अब बता ना, ये बताएगा। कुछ तो बोल रहा था। नहीं, 11th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है तूने।
आराम से बैठ के, इट्स ओके, मेरे लेक्चर में आप बैठ के आंसर दे सकते हो। हाँ बोल, फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में ही पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट पढ़ डाला आप लोग ने? नहीं, अरे पहला कुछ तो इंट्रोडक्शन तो दिया रहेगा ना, कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग कैसे करने का, वो बुक कीपिंग का डेफिनेशन पढ़ाया रहेगा, बुक कीपिंग का एडवांटेजेस पढ़ाया रहेगा। बुक कीपिंग करके सुना है किसी ने? हाँ, तो अभी तक आप लोग ने ये सब्जेक्ट में जो भी किया ना उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। आप लोग अकाउंटिंग तो आप चालू करने वाले हो, बुक कीपिंग अभी तक किया है तुम लोग ने। ओके, सो पहले बुक कीपिंग का डेफिनेशन एक्सेट्रा पढ़ा रहेगा। फिर क्या पढ़ा तुम लोगों ने? ये अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में या बुक कीपिंग में हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं, क्या हुआ है वो सिस्टम भूल गया मैं, डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? अरे सिर्फ आपस में मत गुनगुनाओ, मेरे साथ भी शेयर करो। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? नहीं पढ़ा ऐसा कुछ? डबल एंट्री सिस्टम कुछ सुना है कि नहीं? हाँ बोलो, डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? दो अकाउंट डेबिट करने का, दो अकाउंट क्रेडिट करने का? नहीं, ओके, तो एक अकाउंट डेबिट करने का, एक अकाउंट क्रेडिट करने का, मतलब एवरी जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है? नहीं, तो मेरा और तुम्हारा डबल एंट्री सिस्टम अलग है। मतलब आज तक तुमने ऐसा कोई भी जर्नल एंट्री नहीं किया जिसके अंदर दो अकाउंट डेबिट होता है ना एक अकाउंट क्रेडिट होता है? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो हो गया तुम्हारा तो डबल एंट्री सिस्टम फॉल्ट ही है। अच्छा चलो, ये एक्सेप्शन हो सकता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ऐसा भी एंट्री हो सकता है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? अरे डबल एंट्री सिस्टम में एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है तुम जितने भी अकाउंट को डेबिट करो कर रहे हो, जितने भी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहते हो करो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, वरना फिर आपका लास्ट में बैलेंस शीट टैली कैसे होएगा? तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी, अमाउंट शुड बी सेम। अगर आप डेबिट 50,000 से करते हो तो क्रेडिट भी 50,000 से करो। आप लोग पढ़ोगे यही चैप्टर में या यही सब्जेक्ट में 4 अकाउंट डेबिट हुआ है, 5 अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो डज दैट मीन हम लोग डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे हैं? कर अमाउंट सेम होना चाहिए, डेबिट में 50,000 तो क्रेडिट में 50,000, इतना समझ रहा है? ओके, सो डबल एंट्री सिस्टम आप लोग ने पढ़ा। फिर इसने बोला पर्सनल रियल नॉमिनल, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हर एक अकाउंट को आप क्लासिफाई कर सकते हो इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर ये तीनों अकाउंट का आपने गोल्डन रूल्स पढ़ा रहेगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलो सब लोग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो ये सब आपने गोल्डन रूल्स पढ़ा। ओके, इसके बाद 11th में क्या पढ़ा? उसके बाद सीधा जर्नल पढ़ा। ओके, नहीं उसके पहले भी कुछ था ना जर्नल के पहले, मतलब मैं तो पढ़ाता हूँ 11th स्टैंडर्ड में, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ था कि नहीं? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन देखने का, फिर सोचने का इसमें कितने अकाउंट्स आएंगे, फिर सोचने का मैं इसमें किसको डेबिट करूंगा किसको क्रेडिट करूंगा, ये सब एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर आपने जर्नल चैप्टर पढ़ा रहेगा। जर्नल चैप्टर में यू विल पास जर्नल एंट्रीज फॉर विच ट्रांजैक्शंस? कौन सा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन? एक दो के ऑल? ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे। ओके, तो जर्नल में आप रिकॉर्ड करोगे तो उसके लिए आप जर्नल बनाओगे। जर्नल इज प्रिंसिपल या प्राइमरी, सॉरी, जर्नल इज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, जर्नल में अगर बिजनेस का साइज बड़ा रहेगा तो जर्नल को हम सब डिवाइड करते हैं। सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड एज विच बुक्स? लेजर। गलत बोल रहा हूं तुम लोग अभी। सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड एज लेजर। अरे वो अलग अलग प्रकार का बुक्स था ना, परचेस बुक, सेल बुक, ये सबको कौन से बुक्स बोलते हैं? सब्सिडरी बुक। जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू विच बुक्स? सब्सिडरी। मेरे ये सब याद करो, बहुत तकलीफ होने वाला है। ओके, फिर बस हो गया। अच्छा, सब्सिडरी बुक बोलो, कौन सा सब्सिडरी बुक है? परचेस बुक, सेल बुक तो बोला तुमने, 2 हो गया। फिर परचेस रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक, बस 4। फिर कैश बुक, ये हो गया 5। और जो ये सब में नहीं आता है वो रिकॉर्ड नहीं करने का।
अच्छा, जो कैश बुक में नहीं आएगा, जो परचेज बुक में नहीं आएगा, जो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा, जो सेल बुक में नहीं आएगा, वो पेटी कैश बुक में आएगा। अरे जर्नल प्रॉपर करके था ना एक, जर्नल प्रॉपर सुना है ये सब तुमने? हाँ ठीक है, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है, टेंशन मत लो, ये लेक्चर में तुम्हारा मेमोरी हम वापस लेके आएंगे सब। जर्नल प्रॉपर करके सुना है तुमने? पहले आके ना बोलो, जर्नल प्रॉपर याद आया? ठीक है, जर्नल प्रॉपर करके हम लोग बनाते हैं। तो ये सब जो अभी तक मैंने बोला ना, वो जर्नल ही है। फिर जर्नल के बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा सेट ऑफ बुक्स ओपन करते हैं? लेजर। लेजर में हम लोग लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। ईच लेजर अकाउंट इज हैविंग हाउ मेनी साइड्स? टू साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज। और फिर लेजर के बाद क्या करते हैं हम लोग? लेजर बना दिया, सब लेजर अकाउंट ओपन कर दिया, अभी क्या करने का? क्या बनाने का? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि हर लेजर अकाउंट को आप क्लोज करोगे तो कोई ना कोई बैलेंस दिखेगा, तो बैलेंस दिखेगा तो उससे हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बरोबर है? ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इधर तक मैंने जो भी डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया हम लोग ने? पॉइंटर्स बनाओ जल्दी। इधर तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले क्या डिस्कस किया? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। फिर कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। फिर डबल एंट्री सिस्टम के बाद क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। चलो, फिर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। उसके बाद जर्नल, वेरी गुड। उसके बाद सब्सिडरी बुक, वेरी गुड। उसके बाद लेडजर, ओके। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड। इधर तक है ना फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 है खाली। ये सब जो हमने डिस्कस किया ना, ये फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 1 का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या नाम है? अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज चैप्टर नंबर 1। मैंने पहले ही बोला फाउंडेशन में देयर आर टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स? 20 चैप्टर में से ये पहला चैप्टर हुआ अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 1। फाउंडेशन में जर्नल भी आएगा, लेजर भी आएगा, ट्रायल बैलेंस भी आएगा, कैश बुक भी आएगा, पेटी कैश बुक भी आएगा, परचेस बुक भी आएगा, सेल बुक भी आएगा, परचेस रिटर्न बुक भी आएगा, सेल रिटर्न बुक भी आएगा, जर्नल प्रॉपर भी आएगा। सब कुछ आएगा चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये है चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा अकाउंटिंग का। मैं नीचे दिखा रहा हूं, एकदम लास्ट में देखो। चलो, उसके बाद 11th का चैप्टर से आगे बढ़ाओ। बोलो 11th में ये सब चैप्टर्स के बाद तुम लोग क्या पढ़ते थे? बीआरएस, फुल फॉर्म बोलो बीआरएस का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो वो तुम्हारे फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी तुम्हारे फाउंडेशन के सिलेबस में है। चलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बाद 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस आगे बढ़ाओ। 11th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तुम्हारे कॉलेज में था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऑप्शन में छुड़वाया था। तो तुम अच्छे तरीके से भूल चुके हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, विच इज अवर नेक्स्ट वन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखो। व्हाट इज चैप्टर नंबर 4? अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो 11th स्टैंडर्ड में नहीं था, किस में था? 12th स्टैंडर्ड में था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी भी एग्जाम लिखा है ना तुमने 12th स्टैंडर्ड का, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर था, करेक्ट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद 11th स्टैंडर्ड में और एक चैप्टर था, आई डोंट नो वेदर तुम्हारे कॉलेजेस में तुम लोगों ने कराया था नहीं कराया था, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। कभी सुना है डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन करके अलग से चैप्टर था। मैं फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, डेप्रीसिएशन करके अलग से चैप्टर था। डेप्रीसिएशन, ऐसे ही मैं थोड़ा ओरल टेस्ट ले रहा हूँ। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने का टोटल कितना मेथड्स होता है? 2 मेथड। किसी को याद है? एनीबडी रिमेंबर्स विच आर द 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स? घड़ी घड़ी बंद થાય છે, આ બંધ થઈ જાય છે, તો આ ઘડી ઘડી બંધ થઈ જાય, તો આ બંધ થઈ જાય છે। હા નથી, હું તો અહીંયા જ ભણું છું। હમણાં આવી ઘડી ઘડી ચાલુ બંધ થાય છે।
હા હર 2 મિનિટમાં થાય છે હવે હમણાં બંધ ચાલુ છે चलो एक बार फिर से ये चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है फिर से बोलो वो अकाउंटिंग प्रोसेस में वो पूरा हम लोग ने जो कथा डिस्कस किया वो सब अकाउंटिंग प्रोसेस में आएगा चलो चैप्टर नंबर 2 बोलो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो तुमने 11th स्टैंडर्ड में किया वो फिर से आएगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वो भी 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो एज इट इज अगेन इन फाउंडेशन ओके उसके बाद चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट ये प्रॉमिसरी नोट शायद तुमने नहीं सुना रहेगा क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है एनीवेज उसके ऊपर कोई सम नहीं है बट थियरी पार्ट है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके जो चैप्टर है वो एज इट इज तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे आ गया इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में तुमने जो पढ़ा है ना दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल्स कौन सा बिल्स फाउंडेशन में और एक आएगा अकोमोडेशन बिल फाउंडेशन में 2 टाइप का बिल होता है एक होता है ट्रेड बिल और दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल वो अकोमोडेशन बिल वाला जो पार्ट है हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया पढ़ोगे आप एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 तो जो 11th स्टैंडर्ड का हम लोग ने डिस्कस किया ना स्टार्टिंग का वो सब आएगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी एक नया पॉइंट है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक करके एक कॉन्सेप्ट है वो आप 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है आप लोग ने तो वो आप लोग यहाँ पे फाउंडेशन में पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप एक नया पॉइंट पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में पहले तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहले वो छोड़ो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरर एरर का मतलब क्या है गलती मिस्टेक एरर मतलब मिस्टेक नहीं अनइंटेंशनल मिस्टेक एरर मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक अच्छा इंटेंशनल मिस्टेक को एरर नहीं फ्रॉड बोलते हैं हमारा चैप्टर इज नॉट रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉड हमारा चैप्टर का नाम क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब गलती से मिस्टेक हो गया वो आप रेक्टिफाई कर रहे हो अच्छा आप रेक्टिफाई कब करने का गलती रेक्टिफाई कर कब करना चाहिए अकाउंट्स छोड़ो रियल लाइफ में तुमसे गलती हो गया बोलो कब रेक्टिफाई करोगे साल के एंड में ना बड़ा 31 दिसंबर है आज सब गलतियां रेक्टिफाई कर दूंगा मैं ऐसा है तो कब गलती कब रेक्टिफाई करने का हाँ जब रियलाइज हुआ जब पता चला कि मैंने गलती किया तो आप रेक्टिफाई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ऐसा होता है आप बैठे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो और पता चला रही है तो गलती एंट्री है रॉन्ग एंट्री पास किया मैंने तो आप रेक्टिफाई कर दोगे उसको तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का 3 स्टेज होता है आपने 11th में जो पढ़ा है ना वो 2 ही स्टेज का स्टेज नंबर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब आपने कब रेक्टिफाई किया एरर को ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ये फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन सेकंड टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस लेकिन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट मतलब आप एरर कब रेक्टिफाई कर रहे हो क्या बन चुका है ट्रायल बैलेंस लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी तक नहीं बना सस्पेंस अकाउंट सुना है कभी सस्पेंस अकाउंट हाँ वो हो गया अब ये 11th स्टैंडर्ड में ये 2 था अब फाउंडेशन में और एक पढ़ोगे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टेक है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करने का दैट इज फाउंडेशन में न्यू पार्ट दैट यू विल स्टडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी मैंने आपको बता दिया क्या नया है आपने जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट इज विच बिल्स ट्रेड बिल्स फाउंडेशन में नया क्या आएगा फाउंडेशन में ट्रेड बिल भी है हाँ और उसके अलावा क्या है अकोमोडेशन बिल उसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर क्या है हाँ, तो आपने जो 11th स्टैंडर्ड में जितने लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन अभी क्या हुआ अमल में 11th स्टैंडर्ड में तो पता नहीं था कि हम सीए करने वाले हैं तो तभी तो हमने जैसे तैसे डेप्रिसिएशन कर लिया तो डेप्रिसिएशन तो जो 11th स्टैंडर्ड का वो तो है ही उसके आगे और है मतलब तुमने 11th स्टैंडर्ड में जो डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है दैट इज ओनली 20% बाकी का 80% आपको ये फाउंडेशन में पढ़ना पड़ेगा इनफैक्ट एक्चुअली पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में तुमको ने मेरे को दोनों को पता है कि डेप्रिसिएशन तुमने कैसे किया है ओके उसके बाद एक नया चैप्टर है और उस नए चैप्टर का नाम क्या है इन्वेंटरीज व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज एक मिनट बिफोर आई प्रोसीड ये पेस बरोबर है ना कि और मैं स्लो जाऊं
ये फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, कुछ बराबर है ना? हाँ, कि इससे भी फास्ट जाओ, नहीं बराबर है। अच्छा देखो, पूरा इंडेक्स अभी नेक्स्ट 15 मिनट में हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा सिलेबस हो गया। ये तो खाली वो रहता ना, मूवी के पहले ट्रेलर आता है, पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर हम पिक्चर देखते हैं 3 घंटे का, ये सब वैसा चल रहा है। ओके, तो पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। सी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट करते हैं ना, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ऐसे ही कोई भी अंधकार सब्जेक्ट में ऐसे ही हम अंदर कूद जाएंगे, बाद में हमको पता चलेगा ये सब तो हमको पहले बताया नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री। अब मैं इन्वेंट्री में आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक। ओके, नाउ सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कभी फाइनल अकाउंट्स में सुना रहेगा, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ना। तो पहला क्या है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। हाँ, तो वो स्टॉक का कॉस्ट कैसे ढूंढने का? हमको तो फाइनल अकाउंट्स में दिया रहता है ना कि कॉस्ट इज 4 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख। वो 4 लाख कहां से आया? उसके लिए ये चैप्टर करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इन्वेंट्रीज। तो ये हो गया 6 चैप्टर। नाउ ध्यान से सुनो, ये जो 6 चैप्टर है ना, इसको हम लोग बंच नंबर 1 बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? हमारा लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, हम लोग को और तुम्हारा लैंग्वेज सेम होना चाहिए। ये हो गया बंच नंबर 1। ये बंच नंबर 1 है ना, आपका फाउंडेशन का एग्जाम इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स तो आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन विथ ऑप्शन कुछ 120 या 125 मार्क्स आता है। वो ऑप्शंस भी आएंगे, मैं थोड़ी देर में आपको पेपर पैटर्न चाहिए तो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपको 100 प्लस 20-25 मार्क्स ऑप्शनल रहता है, तो टोटल 125 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसमें ये जो पहला 6 चैप्टर है, दैट इज 30-35%। मतलब जो भी मार्क्स है 30-35% जो है वो इस चैप्टर्स में से आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली एग्जाम जो हुआ Jan 25, उसमें डेप्रिसिएशन पे 10 मार्क का एक क्वेश्चन था, बैंक रिकंसिलेशन पे 10 मार्क का एक क्वेश्चन था, इन्वेंट्री चैप्टर में से 5 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, अकाउंटिंग प्रोसेस में आई थिंक परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, उस पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। तो 30 मार्क तो यही हो गया। तो ये 6 चैप्टर में से फाउंडेशन हाईएस्ट वेटेज ये 6 चैप्टर का है। हाईएस्ट वेटेज अगर ये 6 चैप्टर का है। इनफैक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी 10 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। तो एक्चुअली स्पीकिंग तो यही चैप्टर में से 40 मार्क का आ गया है। ठीक है, चलो इसके बाद 11th स्टैंडर्ड का तो पोर्शन पूरा इधर एज इट इज है। अभी 11th स्टैंडर्ड में 2 चैप्टर और बच गया, अगर तुमको याद रहेगा तो। एनीबॉडी रिमेंबर्स 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स ऑफ व्हाट? सोल प्रोपराइटर्स, यस और नो? तो वो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम थोड़ी छोड़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर है ना, इसमें भी आप कुछ तो नया पढ़ोगे। जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो तो है ही, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, सब लोग ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक देखा हुआ है। उसमें से 14 एडजस्टमेंट ही था। कितना एडजस्टमेंट है? 14 एडजस्टमेंट। इधर कितना एडजस्टमेंट है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि यही हम 10 एडजस्टमेंट पूछेंगे। ये लोग कुछ भी एडजस्टमेंट बना के पूछ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, सेल्स रिटर्न रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस, एडजस्टमेंट में दे दिया, तो ऐसा लिस्ट नहीं बना सकते कि यही एडजस्टमेंट से हम पूछेंगे। ये 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं है जिसमें हम सबको पास करते हैं। सो कोई भी एडजस्टमेंट आ सकता है, एनी एडजस्टमेंट कैन कम। लाइक फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप ये कैसे सॉल्व करोगे, ये मत सोचो कैसे सॉल्व करोगे। मतलब कोई भी एडजस्टमेंट आ सकता है, एनी एडजस्टमेंट। ऐसा कोई फिक्स लिस्ट नहीं है कि यही एडजस्टमेंट्स आपको पूछेंगे। तो ये हो गया फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, इसमें आप नया क्या पढ़ोगे? बिकॉज ये चैप्टर में भी देयर इज समथिंग न्यू। आपने जो फाइनल अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड में किया ना, मैं 11th स्टैंडर्ड का बात कर रहा हूं, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में भी आपने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है। मैं 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स का बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल अकाउंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। उसमें जो फाइनल अकाउंट्स किया है दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ, हाँ सोल बराबर है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट्स ऑफ
नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग? मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिंग मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग. अभी आप यहाँ पे नया पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सिखाना नहीं पड़ता है. भिवंडी में तो आप देख सकते हो कितने सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे वो आप लोग पढ़ेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अच्छा, आज तक फाइनल अकाउंट्स में आपने क्या क्या बनाया? पहले क्या बनता है? सेकंड, देन बैलेंस शीट. तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं ना, वो और एक अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो वो आप लोग वो चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7. ओके, एनीबॉडी डू यू रिमेंबर इसके बाद कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा है? 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था कॉल्ड एज सिंगल एंट्री. आई डोंट नो किसी कॉलेज में था कि नहीं था. बहुत सारे कॉलेजेस इसको ओमिट करवा देते हैं. सिंगल एंट्री वो भी आपके सिलेबस में है, जिसको ये लोग ने क्या नाम दिया है? चैप्टर नंबर 8. बोलो, चैप्टर नंबर 8 क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड्स. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब जो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन नहीं करते हैं, दोज हु डू नॉट फॉलो विच डबल एंट्री सिस्टम, दे आर सेड टू बी फॉलोइंग सिंगल एंट्री. आपने डबल एंट्री फॉलो नहीं किया, उसका मतलब आप क्या फॉलो कर रहे हो? सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हो. सो वो आपका चैप्टर नंबर 8. उसमें आपने 11th स्टैंडर्ड में, एनीबॉडी किसी को याद है 11th स्टैंडर्ड में सिंगल एंट्री सिस्टम था कि नहीं था? था. कितने लोगों को था? हाँ. तो वहाँ पे एक मेथड था जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करके मेथड था. यहाँ पे और एक मेथड है कन्वर्जन मेथड, वो दूसरा मेथड है. तो 11th स्टैंडर्ड में वो मेथड नहीं था. चलो यहाँ तक तो 11th स्टैंडर्ड पूरा आ गया. 11th स्टैंडर्ड में कोई चैप्टर बचा है तो वो भी किधर ना किधर कवर हो ही जाएगा. मोस्टली तो 11th स्टैंडर्ड का भी कोई चैप्टर नहीं बचा है. अब 12th में आ जाते हैं. तो 12th में बोलो, एक चैप्टर तो 12th का मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है. कौन सा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, उसके अलावा 12th में कौन सा चैप्टर था? फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो हमारे सिलेबस में नहीं है. मतलब आपको पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स बनाने नहीं बोलेंगे. फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स बनाने नहीं बोलेंगे डायरेक्टली. ओके, चलो वो एक हो गया. नेक्स्ट, एनपीओ का फुल फॉर्म बोलो. क्या? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्या एनपीओ चैप्टर का नाम था? अरे एनपीओ का क्या बनाने का है? हाँ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाना है? हाँ, तो वो क्या है? अरे वो भी फाइनल अकाउंट्स ही है ना. अरे एनपीओ का क्या बनाते हो आप? फाइनल अकाउंट्स. अच्छा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ में क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. हाँ, तो वो भी है हमारे सिलेबस में. चलो, ये हो गया बंच नंबर 2. तो बंच नंबर 2 में 3 ही है. बोलो कौन से 3 है? चैप्टर नंबर 7 क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. बोलो चैप्टर नंबर 8 क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसका वेटेज इज 15 to 20%. कितना परसेंट? 15 to 20%. देखो यहाँ पे वो लोग ने आपको जो वेटेज दिया है वो मार्क्स में नहीं दिया है. किस में दिया है? परसेंटेज में दिया. मतलब हम 15 to 20%. लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली एग्जाम था उसके अंदर वो लोग ने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा था. 15 मार्क्स का. मैं अभी एट प्रेजेंट अगर मैं वो क्वेश्चन डिस्प्ले करूं और मैं आपको 1.5 घंटा दूं ना, कम से कम यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं ना, उनका सबका बैलेंस शीट टैली होगा. इतना सिंपल प्रॉब्लम था वो. 11th स्टैंडर्ड लेवल का प्रॉब्लम था. अभी फाइनल अकाउंट्स में आके क्या एडजस्टमेंट आएगा? वही एडजस्टमेंट आता है क्लोजिंग स्टॉक ने, डेप्रिसिएशन ने. एट द मोस्ट 1-2 एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आएंगे जो इतना डिफिकल्ट नहीं होते. डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट रहेगा, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट रहेगा. एट द मोस्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर हिडन एडजस्टमेंट रहेगा. लोन लिया उसका परसेंटेज दिया रहेगा, डेट ऑफ लोन दिया रहेगा, तो हिडन एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ये सब सुना है कि नहीं सुना है?
वो होगा ज्यादा से ज्यादा। वो क्या 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा कि लेंदी रहेगा? लेंदी रहेगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट बना बना के भी क्या बनाओगे, एक आध एडजस्टमेंट आप एक्स्ट्रा पूछ लोगे, एक आध एडजस्टमेंट आप डिफिकल्ट कर लोगे। मैंने देखा है 15 मार्क का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बट क्या होता है, अच्छा उसमें भी फाउंडेशन में तो हम लोग को एक यंत्र अलाउड है जिसका नाम है कैलकुलेटर। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो उसमें आपको तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, बाकी तो कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। तो चलो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट बंच में 3 है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। ये 9 चैप्टर आपको जतिन सर पढ़ाएंगे। इसमें से एक भी चैप्टर मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो ये 9 चैप्टर के बारे में जितना मैं बोला उतना काफी है, उसके आगे का सब आपको जतिन सर पढ़ाएंगे। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो अब चैप्टर चालू हो रहे हैं। तो चलो 12th का सिलेबस आगे बढ़ाओ। एनपीओ हो गया, ठीक है, अभी आगे बोलो। ये एनपीओ में से भी, पर एनपीओ बोलना मैं एक बार चीज भूल गया, ये कंसिस्टेंटली इंस्टीट्यूट एनपीओ का 10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। अभी भी अटेम्प्ट में वो लोग ने 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा था एनपीओ में से। मतलब इसमें तुम्हारे शैतानी दिमाग में अगर ऐसा कुछ भी ख्याल आ रहा है, इतने चैप्टर है, एक आध चैप्टर छोड़ के गया तो किसको पता चलेगा, किसको पता चलेगा। तो जिस देखो ये हिस्ट्री में रहा है, 20 साल हो गया मेरे को सिखाते हुए, इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, ऑलमोस्ट मोर देन 20-25,000 स्टूडेंट्स, मतलब मुझे याद भी नहीं है इतने सारे स्टूडेंट। लेकिन एक चीज कॉमन है, स्टूडेंट आके पूछते हैं सर बताओ ना कोई तो चैप्टर छोड़ सकते हैं ना हम लोग, इतना सारा चैप्टर है। अभी सपोज मैंने आपको बोल दिया आज छोड़, एनपीओ छोड़ दे, नहीं आएगा। जैसे ही आपने एनपीओ छोड़ा, एग्जाम में 15 मार्क एनपीओ का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमारे साथ ऐसा बुरा हादसा एग्जाम में हो सकता है। एनसी आप लोग प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम में मैं अभी थोड़ी देर में वेटेज डिस्कस कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि हर चैप्टर का वेटेज है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को एक चैप्टर ऐसा छोड़ दिया किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है और आपको बाद में उसी चैप्टर में से एग्जाम में आ सकता है। सो प्लीज डोंट लीव एनी चैप्टर एज ऑप्शन, इट इज डेंजरस। ओके चलो अभी 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन थोड़ा आगे बढ़ाओ। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओके, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ पार्टनर, ओके, तो ये 3 हो गया। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सब चैप्टर जो आपने नाम लिए वो एज इट इज फाउंडेशन के सिलेबस में है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, ये तीनों हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी है। और ये जो 12th में जो आपने पढ़ा वो एज इट इज यहाँ पे फाउंडेशन में तो है ही, उसके अलावा भी देर आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, जिसमें हर एक में है। एडमिशन में आप लोग पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड एज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं था। रिटायरमेंट डेथ में आप लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो 12th स्टैंडर्ड में आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं, बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऐसा पासिंगली 5 मिनट में खत्म हो जाता है। इधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी करने को 3 घंटा लगता है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे अलग लेक्चर होगा। डिसोल्यूशन में भी कुछ ना कुछ नया हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है डिसोल्यूशन में वो भी हम लोग फाउंडेशन में वो तो है ही। उसके अलावा देयर इज वन एक्स्ट्रा पॉइंट जो वो लोग ने सीए इंटर से सीए फाउंडेशन में डाला है, दैट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी फाउंडेशन में आएगा। और पार्टनरशिप में 12th स्टैंडर्ड में आपने जो भी पढ़ा है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ जो पढ़ा है वो, बट थोड़ा थोड़ा जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। मतलब गलत पढ़ा है, मैंने ऐसा नहीं बोला आपको गलत पढ़ाया गया है, मैंने क्या बोला आपको गलत पढ़ा है। हाँ, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो बहुत जन ने, कितने लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ा था? जो सब लोग ने पढ़ा था। अच्छा, रिटायरमेंट के चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट आता है, डू यू रिमेंबर? हाँ, क्या ट्रीटमेंट था गुडविल का? गुडविल का कितना मेथड था पहले वो बताओ। बहुत सारा मेथड था, ओके ठीक है, कोई एक मेथड में क्या बोलो क्या करने का, गुडविल क्या करने का?
सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुडविल 1 लाख, बोलो अभी क्या करने का? गुडविल को क्या करोगे आप? रेस करोगे, गुडविल को रेस करेंगे। बोला ओके चलो गुडविल को रेस करो, क्या एंट्री पास करेंगे? नहीं, डेबिट किसको करने का? गुडविल अकाउंट डेबिट, ओके। टू कौन सा पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर खाली। क्यों खाली रिटायरिंग पार्टनर क्यों नहीं? अरे वो भी एक मेथड था, मैंने तो पढ़ाया था 12th में। खाली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आप रेज नहीं कर सकते। अरे तुमने बोला, हमने रिटायरमेंट चैप्टर किया है। हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट 2। अच्छा तुम सब पार्टनर को बुलाओ, ठीक है चलो ऑल पार्टनर। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, ओके। तो ये हो गया गुडविल टू ऑल पार्टनर्स। फिर क्या करने का गुडविल का? अच्छा राइट ऑफ करने का। नहीं बोला रहेगा तो राइट ऑफ करने के लिए, हाँ गुडविल को किधर दिखाओगे? बैलेंस शीट एसेट साइड पे दिखाओगे, ओके। उसके बाद अगर राइट ऑफ करने बोला रहेगा तो विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। हाँ ये पूरा ट्रीटमेंट गलत है। दिस ट्रीटमेंट इज रॉन्ग एज पर सीए इंस्टीट्यूट, दिस ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। तो वो हम आपको पढ़ाएंगे कि क्यों गलत है। आपने जो भी 12th में पढ़ा है वो बकवास है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको गलत पढ़ाया नहीं है, आपने गलत पढ़ा है। तो 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड गलत टेक्स्ट बुक बनाता है, गलत ट्रीटमेंट देता है। 12th स्टैंडर्ड बोर्ड अपने आप को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़ा समझता है। ऐसा मैं आपको 3-4 जगह पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि 12th स्टैंडर्ड गलत है। डिसोल्यूशन में भी वो लोग ने आपको एक पॉइंट गलत पढ़ाया है, वो जब हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 12th स्टैंडर्ड में तुमने गलत पढ़ा है डिसोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। फिर ये सब चैप्टर्स को हो गया हमारा बंच नंबर 3। व्हाट इज बंच नंबर 3? बंच नंबर 3 को हम लोग बुलाते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब भी बोला तो उसके अंदर 5 चैप्टर आ गया। 9 और 5 टोटल कितना हुआ? अरे 9 और 5 चलो जल्दी कितना हुआ? 14 चैप्टर्स हो गया ना टोटल। मैंने कितना चैप्टर बोला है? 20 चैप्टर और 6 आने वाले हैं, ठीक है। सो ये 5 चैप्टर, अच्छा ये 5 चैप्टर में, लेकिन पार्टनरशिप में तो हमने सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ही बोला और डिसोल्यूशन। तो ये 2 चैप्टर कहां से आ गए? तो पार्टनरशिप में पहले क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जिसके अंदर, अच्छा अभी पार्टनरशिप में क्या इंट्रोडक्शन है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? अच्छा एक होता है सोल प्रोप्राइटर, बराबर है, सोल प्रोप्राइटर, और यहाँ पे पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप मतलब क्या? अरे मिनिमम 2 पर्सन्स, ये 2 पर्सन्स को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। मिनिमम है 2, कम से कम 2 चाहिए। अच्छा मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है, बराबर है, ठीक है। सो ये हो गया पार्टनरशिप। तो हो गया पार्टनर, तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के लिए इतना बड़ा चैप्टर क्या है? तो ये चैप्टर के अंदर नहीं तो 10 सम है, और हर आइटम में या हर ऑल्टरनेटिव आइटम में इसमें से 5-5 मार्क के क्वेश्चन वो लोग पूछते रहते हैं। इसके अंदर आप एक नया पॉइंट पढ़ोगे जो आप लोग ने 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है। वहाँ पे भी 12th स्टैंडर्ड ने आपको एक चीज़ गलत पढ़ा है, वो मैं आपको ये चैप्टर में बताऊंगा। मतलब पार्टनरशिप तो इन 12th स्टैंडर्ड में पथेटिक है, मतलब हॉरिबल केस पढ़ा है। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप याद है तो भूल जाओ, नहीं याद है तो बहुत अच्छा। हाँ, सो 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप में वो लोग के टेक्स्ट बुक में ही एरर्स है। वो टेक्स्ट बुक को हम लोग फाउंडेशन में बहुत गाली देंगे, ठीक है। एनीवेज सी, यही फर्क है एक नॉर्मल 11-12 स्टैंडर्ड या बीकॉम में एंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में। आज जो देश में फॉलो ही नहीं हो रहा है वो 12th स्टैंडर्ड वाले लोग सबको पढ़ा रहे हैं पूरे देश में। आई डोंट नो 12th स्टैंडर्ड कब सुधरेगा, लेकिन वो लोग अपना ही कोई तो बोर्ड चला रहे हैं, उसके अंदर ना वो लोग हमारा कंसीडर करते हैं। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोल रहा है बट कोई इज्जत ही नहीं है उधर। नहीं, बीकॉम का डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीकॉम में भी सैलरी 4 लाख है और चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी 4 लाख है। फर्क ये है वो पर एनम है, ये पर मंथ है। तो
मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का सैलरी 5 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख पर मंथ हो सकता है, लेकिन बीकॉम का भी हो सकता है, लेकिन वो पर एनम होता है, पर एनम 4 लाख रुपया होता है मैक्सिमम, और रिटायर होंगे तो 6 लाख। सो उससे ज़्यादा बीकॉम का सैलरी नहीं होता है। तो दैट इज़ द फर्क, वही तो हम फर्क है हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट में और इसमें। एनीवेज, उसके बाद और एक चैप्टर हम लोग ने बीच में डाला हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? बी 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 बी, चैप्टर बी पढ़ो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हैव यू हर्ड गुडविल? गुडविल कभी सुना है? व्हाट इज गुडविल? रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। रॉन्ग, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। अच्छा, जो बिजनेस का रेप्यूटेशन उसका गुडविल होता है? रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, खाली आप इतना बोला ना तो गुडविल का डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट। इट इज रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। जब तक आप उसको मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं करते हो, गुडविल का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। एनीवेज, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो गुडविल के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो पॉइंट है ना, वो आगे दोनों चैप्टर में आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सुनाया वो गलत है, ठीक है? तो इनफैक्ट फाउंडेशन में ट्रीटमेंट जो है ना गुडविल का, वो 12th स्टैंडर्ड से इजी है, क्योंकि वो एडमिशन रहेगा, वो रिटायरमेंट रहेगा, वो डेथ रहेगा, सब में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज सेम। ऐसा अलग अलग मेथड ही नहीं है, एक ही मेथड है फाउंडेशन में गुडविल का। वो हम लोग चैप्टर नंबर बी में ही पढ़ लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इट इज इनफैक्ट इजियर, बट 12th स्टैंडर्ड ने इतना सारा रायता फैला के रखा है। एडमिशन में 2 मेथड ने, रिटायरमेंट ने, रिटायरमेंट में तो 6 मेथड बनाया है उन लोग ने, 6 अलग अलग ट्रीटमेंट केस में। केस नंबर 1 2 3 4 5 6 में टोटल 6 केस पढ़ाता हूँ 12th स्टैंडर्ड में, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हम लोग अलग अलग केसेस पढ़ाते हैं। ये सब केस को उठा के डस्टबिन में फेंको। इंस्टीट्यूट सीए फाउंडेशन में एक ही केस है इन गुडविल। एनीवेज, वो क्या है वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, अभी 12th स्टैंडर्ड में कौन से चैप्टर बच गए? बोला अभी एग्जाम दिया है, फ्रेश होना चाहिए तुम्हारे टाइम में, शर्म करो, बोलो क्या आना चाहिए? इश्यू ऑफ शेयर्स। उसके अलावा और 2 चैप्टर है जो तुमने ऑप्शन में छोड़ा है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने लोगों ने ऑप्शन में छोड़ा है? हाथ ऊपर करो, बहुत तकलीफ होने वाला है तुमको, देखो आगे जाके। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, तो शर्म नहीं आता ऐसा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ते हो? नहीं ना बोल रहे, बोला नहीं हमको शर्म नहीं। एनालिसिस ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। 12th स्टैंडर्ड में ऑप्शन छोड़ा है वो छोड़ा है, फाउंडेशन में ऑप्शन छोड़ने का गलती नहीं करने का, बहुत कॉस्टली गलती होगा वो, ठीक है? चलो, तो एक खुशी खबर ये है कि फाउंडेशन में एनालिसिस चैप्टर नहीं है लास्ट, लेकिन वो पीछे तुरंत इंटर में आएगा। और एनालिसिस में जितने वो थे ना, एक छोड़ो, अभी तुमने ऑप्शन में ही छोड़ा है तो बहुत पूछ के मतलब नहीं, ठीक है? और एक चैप्टर था, वो कोई थियरी चैप्टर था, वो भी फाउंडेशन में नहीं है, ठीक है? सो ये नहीं है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एक था। इश्यू ऑफ शेयर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? मैं और आप शेयर्स इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कौन इशू करता है शेयर्स? विच कंपनीज? अरे 2 टाइप का कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड ने प्राइवेट लिमिटेड, बरोबर है? अब हम आगे बात करें, विच कंपनीज आर इशूइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक? एक मिनट, तुमको पहले ये मालूम है प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस पता है तुमको? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज बेटर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ओनली। अभी पार्टनरशिप में कितना मैक्सिमम पार्टनर्स अलाउड है? 50। तो ये प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आप 200 पार्टनर 200 मेंबर्स तक ले सकते हो। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स इशू करना टू आउटसाइडर इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट ट्रांसफर शेयर्स टू आउटसाइडर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बहुत बड़ा डेफिनेशन है जो आप लोग पढ़ोगे सीए फाउंडेशन में, लॉ में, ओके? तो दूसरा कौन सा टाइप ऑफ कंपनी होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? विच इज नॉट अ
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसा लॉ में डिफाइन किया गया है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो कौन शेयर इशू करता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब वो चैप्टर में यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट विच कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो वो हमारा शेयर्स का चैप्टर हो गया, वो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर है। परेशान हो गया। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंट्स इज ऑल्सो 20 to 25%। पार्टनरशिप अकाउंट का वेटेज क्या है? ट्वेंटी टू 25%। ठीक है। उसके आगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में 5 चैप्टर है। बोलो कौन सा पहला चैप्टर है? इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ये सब आपने 12th स्टैंडर्ड में सुना रहेगा एटलीस्ट। इश्यू, फॉरफीचर, रीइश्यू, प्रोरेटा, ये वो सब सुना है कि नहीं? हाँ, तो ये सब 12th स्टैंडर्ड का इश्यू ऑफ शेयर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल पे है इश्यू ऑफ शेयर्स। इस बार जनवरी 25 में इश्यू ऑफ शेयर्स पे 15 मार्क का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 6A 15 मार्क्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में से आया था। कंपनी अकाउंट्स का वेटेज इज ऑल्सो 15 to 25%। 15 to 25% कंपनी अकाउंट्स। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स में खाली इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं है, और 4 चैप्टर है। विच आर द फर्दर 4 चैप्टर्स? अभी यहाँ पे स्क्रीन इज नॉट वर्किंग। सो चैप्टर नंबर B इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोला मैंने? कभी सुना है डिबेंचर्स? डिबेंचर्स कभी सुना है? ओके, सो इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करता है। अच्छा, एक डिफरेंस बताओ शेयर्स और डिबेंचर में, अगर सुना रहेगा तो जस्ट वाइल्ड गेस में कर रहा हूं। एक डिफरेंस तुमने बोला, हमने सुना है। जिसको हम शेयर्स इशू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जिसको हम डिबेंचर इशू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। तो अभी फर्क क्या है दोनों में? अरे शेयर होल्डर इज व्हाट फॉर द कंपनी। एक मिनट, पहले मैं आगे बता दूं। तुमको कंपनी पता है क्या होता है? कंपनी पता है। हम किसको शेयर्स इशू करता है? सपोज मैं फॉर एग्जांपल शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो आप सबको मैंने शेयर होल्डर बनाया। आप सबको मैंने शेयर होल्डर बनाया मतलब आप मेरे कंपनी में क्या बन गए? ओनर बन गए। यू बिकम द ओनर। मैं आपको मेरी कंपनी में ओनर बना रहा हूं। ओके, अब यही सेक्शन ऑफ पब्लिक को मैं बोलता हूं मैं तुमको डिबेंचर इशू कर रहा हूं। डिबेंचर इशू कर रहा हूं मतलब यस, आई एम मेकिंग यू व्हाट? क्रेडिटर। मतलब डिबेंचर इशू किया मतलब मैं एज गुड एज आपसे लोन ले रहा हूं। दोनों में कॉमन क्या? दोनों जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है। आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू किया मतलब जनरल पब्लिक को मैंने मेरी कंपनी में क्या बनाया? ओनर बनाया। बकायदा आपको ओनर्स का राइट रहेगा। आप ओनर हो। ओनर को क्या क्या राइट रहता है? अच्छा, शेयर्स पे क्या देता है कंपनी? डिविडेंड देता है। शेयर्स पे डिविडेंड देता है। तो डिबेंचर पे कंपनी क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। डिबेंचर एक लोन है। जैसे आप बैंक से कैसे जाके लोन लेते हो, वैसे जनरल पब्लिक से आपने लोन लिया। हर एक के पास से आप 100 रुपए, 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, ऐसा आपने लोन लिया। उसके ऊपर आप उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करके एक चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर C क्या है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कभी सुना है प्रेफरेंस शेयर्स? दूसरा कौन सा टाइप ऑफ शेयर्स होता है? इक्विटी शेयर्स। अभी तुम्हारे 12th के एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर आया था ना, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, तो उधर तुमने गलती से इक्विटी तो नहीं लिख के आया ना जर्नल एंट्री में? हाँ ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा था। अच्छा, वो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का तुम सम करके आए हो। यहां पे क्या चल रहा है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीपेमेंट? उनको पैसा वापस दे रहे हैं हम लोग। तुम सब प्रेफरेंस शेयर, तुमको मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ 10 साल बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा वापस। तो आपसे मैंने प्रेफरेंस शेयर 50 करोड़ रुपए लिया, अब मैं वो 50 करोड़ वापस दे रहा हूं। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज योर चैप्टर नंबर C। ओके, उसके बाद D क्या है? अकाउंटिंग फॉर
बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू। बोनस इश्यू कभी सुना है? बोनस शेयर सुना, ये सब सुना है ना एटलीस्ट? हाँ, नहीं सुना है तो अभी सुन लो। इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस मतलब वो एम्प्लॉय को दिवाली का बोनस दे रहे, उसका बात नहीं चल रहा है। घर पे हम लोग ने काम किया, किसने उसको बोला दिवाली का बोनस, 1 महीने का पगार बोनस है, नहीं वो बोनस नहीं चल रहा है। ये बोनस शेयर का चल रहा है बात। बोनस शेयर मतलब हम फ्री में शेयर बांट रहे हैं। फ्री में शेयर, फ्री शेयर लेके जाओ। ओके, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज ये सब चैप्टर्स आपके लिए नया है। चैप्टर नंबर 6 क्या था? ये इंडेक्स बाय ऐड करो, ऐसा सोचना नहीं, साथ बाय साइड इंडेक्स बाय ऐड करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बाय ऐड। बोलो चैप्टर नंबर 6 क्या था? अभी देख के तो बोलो कम से कम। इन्वेंट्री, वो चैप्टर तुम्हारे लिए नया है। उसके बाद मतलब नाम में नया है, बाकी अंदर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बाकी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद ये बी सी डी एंड ई, ये सब चैप्टर नया आप लोग के लिए। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा इश्यू ऑफ डिबेंचर से कनेक्टेड ई है। व्हाट इज ई? रिडेम्पशन। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिडेम्पशन का मतलब समझाया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन? रीपेमेंट। हम लोग पैसा, अभी तुमने लोन लिया, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो लोन लेंगे तो वापस भी तो देना पड़ेगा ना, कि लेके भाग जाएंगे? वापस देंगे ना। हमने जनरल पब्लिक से 100 करोड़ का लोन लिया तो 100 करोड़ वापस भी तो देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑफ डिबेंचर्स? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये सब चैप्टर्स में कॉमन क्या है? दिस इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट? कंपनीज। कंपनीज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट विच लिमिटेड कंपनीज? सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन आवर कंट्री इज गवर्नड अंडर विच एक्ट? कंपनीज आर गवर्नड अंडर विच एक्ट? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट मत बोलो, उसका ईयर के साथ बोलो। कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013। अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि हर लॉ में सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं हर लॉ में? अब ये फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर सी दिख रहा है। व्हाट इज पॉइंट नंबर सी? हाँ, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो सेक्शन 55 में लिखा है कि किसी भी कंपनी को अगर कंपनी रिडेम्पशन करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में। और इसका वेटेज इज 15 to 25%। तो यहां तक 14 चैप्टर्स हुए थे। 14 + 5 कितने हुए? 19। और ये सब कम था कि वो लोग ने और एक चैप्टर डाल दिया। क्या नाम लिखा है? थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। अभी थियोरिटिकल फ्रेमवर्क चालू कौन से पेज नंबर पे हो रहा है और खत्म कौन से पेज नंबर पे हो रहा है? हाँ, तो ये 35 पेज का थियरी है। वो थियरी के अंदर क्या क्या आएगा? थियरी ये इसके अंदर नहीं तो कम से कम 6 से 7 सेक्शंस हैं। तो पहले में आपको बोलेंगे बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिस्टिंग्विश करो, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, बुक कीपिंग कब आया, क्यों आया, किसने लेके आया, उसका एडवांटेजेस, उसका फंक्शंस, उसका डिसएडवांटेज, ये वो सब वो फर्स्ट चैप्टर में। फिर हम लोग ने, शायद आप लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में रादर, 11th स्टैंडर्ड में एक थियरी करके एक अलग चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, जिसके अंदर आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट सुने रहेंगे। मैं बताता हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, ये सब सुना है तो मैं बोलूँ आगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूँ, कौन सा सुना है वो बता देना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, ये सब नहीं सुना है तो ये सब हम लोग बताएंगे आपको ये चैप्टर में। दैट इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। उसके बाद उसी चैप्टर में कभी सुना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ, तो वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर के अंदर आएगा। उसके अलावा देर आर सम अदर एरियाज। 11th स्टैंडर्ड में आप चैप्टर नंबर 2 था, वो सब थियोरी जो है वो सब कूट के वो लोग ने इधर डाल दिया है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आप लोग
कुछ भी सोचे उसके पहले मैं बता दूं, इस 5 to 10% वेटेज है उसका। तो 4 बंच में हम लोग ने पूरे सब्जेक्ट को तोड़ा है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि बंच नंबर 1 एंड 2 कौन पढ़ाने वाला है। हाँ, तो आप गैस कर लो बंच नंबर 3 और 4 कौन पढ़ाएगा। हम लोग, हाँ, तो ये दोनों को हम लोग ने ऐसा लॉजिकली डिवाइड किया है। तो 3rd and 4th बंच मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो अभी बता दो, मैं 1 to 9 भी पढ़ा सकता हूँ। जतिन सर 3 और 4 भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी तुम क्या डिसाइड करोगे, आपने डिसाइड कर ही लिया है। अभी मैं पेपर पैटर्न बता देता हूँ आपको। बाकी पेपर पैटर्न सुन के ऐसा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पेपर तो लिखना ही है। अभी पेपर पैटर्न में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम सम करेंगे ना, तो कोई सम 2-2 घंटा चलेगा, और 2 घंटे बाद आप लोग मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछोगे, कितने मार्क्स का आएगा ये सम। क्योंकि बहुत जन उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें हम आगे बढ़े या नहीं। तो पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये कौन से सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न चल रहा है? बाकी सब तीनों का पेपर पैटर्न जो रिस्पेक्टिव टीचर रहेंगे उनको जब बताना रहेगा वो बताएंगे। आपको एग्जाम में कितने टोटल क्वेश्चंस आएंगे? 6 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चंस, ये तो टोटल 120 हो गया। हमको तो 100 मार्क्स का ही पेपर लिखना है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट मतलब कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये टोटल कितना क्वेश्चंस होता है? 5। ये 5 में से यू हैव टू सॉल्व एनी 4। 5 में से यू हैव टू सॉल्व एनी 4। 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से एनी 4। ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? हाँ, तो 4 इंटू 20 80। 80 प्लस वो 20 100 हो गया ना। तो आप ये 6 में से इनफैक्ट 5 में से कोई एक छोड़ सकते हो। तो 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अभी ये 12th स्टैंडर्ड नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ए में एडमिशन ऑफ पार्टनर ही आएगा, नहीं उसके साथ ऑप्शन में यही आएगा। तो आप सोच के जाओगे क्वेश्चन 2 तो मैं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कोई भी चैप्टर कोई भी या किसी में भी पूछेंगे ये लोग। सो यू हैव टू सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ दिस 5। अच्छा, अभी हर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन 20-20 मार्क का नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपल्सरी है उसमें ए बी सी 3 सब क्वेश्चन आएंगे। ए, अच्छा, ये जो मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूं दिस इज अभी तक जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसका है। हाँ, Jan 25 का जो एग्जाम खत्म हुआ वो पेपर पैटर्न बता रहा हूं मैं। इंस्टीट्यूट रातों रात पेपर पैटर्न चेंज करेगा तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूट कैन चेंज पेपर पैटर्न एनी टाइम विदाउट नोटिस। मतलब तुम ये पेपर पैटर्न सोच के गए रहेंगे एग्जाम में, वो लोग ने चेंज कर दिया तो उधर बैठ के मेरे को 2 गाली दे देना, लेकिन मैंने नहीं दिया है पेपर पैटर्न। किसने दिया है? इंस्टीट्यूट का। अभी तक का ये पेपर पैटर्न है। सो ए बी सी। ए में ये लोग क्या पूछते हैं? ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। ट्रू और फॉल्स विथ रीजन पूछते हैं, और उसके अंदर भी फिक्स है, वो लोग 6 पूछते हैं। सो 6 इंटू 2 हाउ मेनी मार्क्स? ये 12 मार्क्स। बी वाला 4 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन आता है। कैन यू गेस थियरी क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आता रहेगा? हाँ, पर ऐसा जरूरी नहीं है।
कोई भी चैप्टर में से थियरी क्वेश्चन आ सकता है. थियरी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर. इन्वेंट्री में से भी आ सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन में से भी आ सकता है. और यहाँ पे देखा गया है कि ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो 12 + 4 कितना होता है 20. वो 4 मार्क का क्वेश्चन भी कोई भी चैप्टर में से आ सकता है. कभी डेप्रिसिएशन का 4 मार्क का छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, कभी इन्वेंट्री का पूछ लिया, कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूछ लिया, कभी अकाउंटिंग प्रोसेस का नंबर 1. अभी लास्ट एग्जाम में वो लोग ने सेल्स रिटर्न बुक पूछ लिया था, 4 मार्क का एक छोटा सा सेल्स रिटर्न बुक का क्वेश्चन पूछ लिया था. तो कुछ भी पूछेंगे कोई भी चैप्टर में से. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए और बी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी हो सकता है. अच्छा, बी में 1 और 2 भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी. अच्छा, सी में 1 और 2 ऐसा भी हो सकता है. अच्छा, यहां पे ए और बी 10 मार्क हो सकता है. ए और बी 15 मार्क 5 मार्क हो सकता है, मतलब 15 मार्क. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 15 मार्क का कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो लोग ने, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन नंबर 6 ए इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन पूछा था. इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर हाउ मेनी मार्क्स. और बी में एक थियरी पूछ लिया था 5 मार्क का, तो 5 मार्क का थियरी वो लोग इधर भी पूछ सकते हैं. अभी तुम सोचोगे थियरी कौन पढ़ेगा, तो थियरी अगर तुम छोड़ रहे हो तो तुम कितने मार्क्स का रिस्क ले रहे हो. ये दो तो तुमको छोड़ना पड़ेगा. प्लस तुमने कोई एक चैप्टर छोड़ दिया, सपोज वो चैप्टर इधर आ गया, इधर 10 मार्क का है, तो ऐसा मार्क्स कम ही होते जाएंगे. पेपर तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से सेट नहीं करेंगे वो लोग. ना ही तुमको पहले से बताएंगे कि इसके अंदर हम यही चैप्टर पूछने वाले हैं. ये प्रोफेशनल एग्जाम है. प्रोफेशनल एग्जाम इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ये तुम्हारा 11th 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम. मैं 11th स्टैंडर्ड का तो गिनता भी नहीं हूँ, 12th स्टैंडर्ड को भी एक्चुअली नहीं गिनता हूँ, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम फिर भी यूजलेस एग्जाम. सो यहाँ पे बी में 5 मार्क पूछ लिया, यहाँ पे बी में 5 मार्क का एक सम 2 सम पूछेंगे, या तो ये करो या तो ये करो. और तो ये ब्रॉडली पेपर पैटर्न, अभी रिसेंट पेपर पैटर्न ये है, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से यही पेपर पैटर्न आ रहा है. अब इधर तक इंस्टीट्यूट के साइट से मैंने आपको सब बता दिया है. अब ये सब में हमको क्या करना है, हमारा रोल क्या है. अच्छा, इसके पहले बिफोर आई प्रोसीड, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़े. नहीं पूछना है, ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेक्स्ट बुक का बात करते हैं. ये टेक्स्ट बुक आपको दिया जाएगा. टोटल कितना पेजेस का टेक्स्ट बुक है, 410 पेजेस का है. और इसका पहला पेज पढ़ लो भाई, ये क्या है, वॉल्यूम 1 है, मतलब 2 भी होगा. तो वॉल्यूम 1 में क्या है और वॉल्यूम 2 में क्या है. क्योंकि ये टेक्स्ट बुक मैंने बनाया है पूरा, ऑल 20 चैप्टर्स मैंने ही बनाया. ऑल 20 चैप्टर्स ये टेक्स्ट बुक मैंने खुद ने बनाया. क्वेश्चंस भी मैंने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट बुक में, पूरा स्ट्रक्चरिंग मैंने किया है, कौन सा थियरी कब डालने का. अब से फॉर एग्जांपल मैं कोई एक चैप्टर ले लेता हूँ, अभी फर्स्ट चैप्टर इधर है तो मैं ले लेता हूँ. अब चैप्टर नंबर 1, ये तुमको ऐसा कलरफुल बुक ही मिलेगा, तुमको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिलेगा, ठीक है. तो कलरफुल कलर प्रिंट टेक्स्ट बुक का सैंपल बार अवेलेबल है, जिसको चाहिए ऐसा देखने का है, जैसे म्यूजियम में कैसे देखते हो अच्छा दिख रहा है ऐसा देख के आओ. तो चलो चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज नेम ऑफ द चैप्टर. आपको जतिन सर ही पढ़ाएंगे, मैं अकाउंटिंग चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है. तो ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा थियरी दिया है. अब थियरी में क्या क्या है, तो क्या है टाइम पर रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फिर सबका रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है. फिर हम लोग ने सॉल्व करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चंस. तो ऐसा क्वेश्चन डाला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको A to Z, मतलब 26 अकाउंट्स दिया हम लोग ने. उसमें आपको क्लासीफाई करना है, बिल्डिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, परचेज. अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप का अप्रोच है. 11th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने जो अप्रोच पढ़ा है दैट इज कॉल्ड एज विच अप्रोच,
ट्रेडिशनल अप्रोच। इनफैक्ट 11th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है, तुम्हारा कॉलेज कराता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, मॉडर्न अप्रोच भी है वहां पे। मॉडर्न अप्रोच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में मॉडर्न अप्रोच भी है वहां पे। तो वो अभी पता नहीं तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में तुमको करवाया कि नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं करवाते हैं क्योंकि सोमया ये वो आई डोंट नो, यहाँ पे कोई सोमया एक्सेट्रा का कोई रहेगा, वो लोग तो छुड़वा देते हैं ये सब। यहाँ के कॉलेजेस में भी करवाते रहेंगे, आई डोंट नो, तो वो भी है। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से कौन से 3 टाइप ऑफ अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। वैसे ही मॉडर्न अप्रोच में भी अकाउंट का क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। जस्ट एग्जांपल, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। मतलब मॉडर्न अप्रोच बोलता है ये सब कुछ नहीं है, पर्सनल रियल नॉमिनल हम लोग विश्वास नहीं करते। हमारे हिसाब से अकाउंट विल बी 5 टाइप। व्हिच आर द 5 टाइप्स? पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं है, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। तो उसमें क्लासीफाई करो। एग्जांपल लेते हैं, चलो बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अगर आप ट्रेडिशनल फॉलो करोगे, ट्रेडिशनल बाबा आदम के जमाने का अकाउंट्स, तो उसके हिसाब से कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने 5 नाम लिए, तो एसेट अकाउंट, इतना सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे जाके हमारा भी तो प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए हम लोग ने आपको वॉल्यूम 2 देंगे, विच इज अवर होमवर्क बुक। होमवर्क बुक में वैसा ही क्वेश्चन होमवर्क बुक में डाला हुआ है। अब होमवर्क का यही 410 पेज का है। होमवर्क का बुक समवेयर अराउंड खाली क्वेश्चंस का 250 पेज का है। उसके अंदर हर चैप्टर का होमवर्क सेक्शन रहेगा। तो होमवर्क बुक में अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया तो ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। अच्छा, होमवर्क मतलब आपको एक डिसिप्लिन दिया गया है कि क्वेश्चन 1 हो गया तो इट इज अंडरस्टूड कि होमवर्क बुक का क्वेश्चन 1 आप जाके सॉल्व करोगे। अच्छा, होमवर्क बुक का क्वेश्चन नंबर नहीं, पेज नंबर भी दिया है, तो पेज नंबर 1 खोलोगे उस पर क्वेश्चन 1 दिखेगा, तो उधर जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करने का। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है, वी आर टीचर्स, हम लोग कभी लेक्चर में आते हैं फटाफट निकल जाते हैं, नो डाउट। अगर आपको डाउट्स रहेगा तो हम लेक्चर के बाद भी बैठेंगे, उसके पहले भी बैठेंगे, लेकिन कभी कभी हम बोलना भूल जाते हैं, अरे वो होमवर्क का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेना। तो ये एक आपको पहले से डिसिप्लिन डालना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन, ऐसा हम लोग ने हर क्वेश्चन के नीचे डाला है। देखो अभी ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक बताया था, एनालाइज द ट्रांजैक्शन। डू यू रिमेंबर? मैंने आपको बोला एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन। तो उसके बाद ये सब क्वेश्चन हम लोग ने खुद नहीं बनाया, ये सब इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। तो ये पूरे टेक्स्ट बुक में क्या क्या कवर्ड है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर्ड है। फिर एक आरटीपी करके आता है, हर अटेम्प्ट के पहले इंस्टीट्यूट एक रिवीजन टेस्ट पेपर ऐसा करके एक बुकलेट निकालता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरटीपी। तो उधर से हमको सम कोई अच्छा लगा तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, तो अगर रिपीटेटिव होते हैं तो ऑब्वियसली वो सम किस में रहेंगे? क्लास वर्क में रहेंगे कि होमवर्क में रहेंगे? होमवर्क में रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी हम कोई भी चैप्टर में जाएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में था और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अब क्या होता है, हम क्लास वर्क वाले क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमको समझ में आता है, बोला हाँ ये तो हमको सॉल्व करने आता है। लेकिन वैसा ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। तो आप सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका डे टू डे प्रैक्टिस होगा। इधर तक समझ में आया? हाँ। अभी इसमें तुमको क्या करना है? अच्छा, ये तुम बोलेंगे ये सब हम कब करेंगे, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हमको बहुत सारा काम रहता है। आप क्या है, आप तो सिर्फ सुबह को लेक्चर लेते हो 7 बजे और रात को घर पे पहुंचते हो 10 बजे, लेकिन हम तो बहुत बिजी है। तो सितंबर अटेम्प्ट तुम्हारा सितंबर 25 है ना? अच्छा, सितंबर 25 मतलब इधर से मंथ काउंट करो, कौन सा है? अरे अभी कौन सा मंथ चालू है? मार्च। मार्च के बाद कौन सा आएगा? उसके बाद और सितंबर तो गिनो ही मत, 15 दिन। तो अगर आप देखोगे ऐसा मोटा मोटी 6 महीना है आपके पास, बराबर है? 15 मार्च टू 15 सितंबर। यस, ओके। तुम्हारा कॉलेज कब चालू हो रहा है? अगस्त में चालू हो रहा है, जुलाई में चालू हो रहा है। चलो से फॉर एग्जांपल 15 जुलाई पकड़ के चलते हैं, एग्जांपल 15 जुलाई। तो 15 मार्च से 15 जुलाई तुम फ्री हो, खाली 6 घंटा लेक्चर रहेगा तुम्हारा।
6 या मैक्सिमम 7 घंटा, क्योंकि तुम्हारा 2 स्लॉट रहेगा, 12 to 3:30 स्लॉट नंबर 1। आई डोंट नो वेदर तुम्हारे साथ टाइम टेबल शेयर किया है कि नहीं। 12 to 3:30 टीचर 1 आएगा, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर 1 आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पता है नेक्स्ट मंडे को मेरा लेक्चर है, तो फर्स्ट 12 to 3:30 मैथ्स है, उसके पीछे 4 to 7:30 मेरा लेक्चर है, तो एक दिन में 2 लेक्चर होंगे, बराबर है। अच्छा, अभी यहाँ पे अकाउंट्स तुमको कितने टीचर पढ़ाने वाले हैं? 2 टीचर पढ़ाने वाले हैं। अभी ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं पूरा खत्म कर लूंगा, बाद में जतिन सर एंट्री लेंगे। दोनों साथ में चलेगा, दोनों साथ में चलेगा, मतलब एक ही दिन में दोनों अकाउंट्स आके नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को। जतिन सर का डे मेरे ख्याल से कुछ अलग है, आई डोंट नो रिमेंबर हिज डे, बट कोई तो दिन पे जतिन सर है। मेरा मंडे और सैटरडे एट प्रेजेंट, तो मंडे सैटरडे 4 to 7:30 मेरा लेक्चर होगा, तो उसमें हम लोग जो मैंने बंच पढ़ाया वो मैं पढ़ाऊंगा। तो 12 to 7:30 एंड आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू स्टे हियर ओनली, बराबर है। तो हमको जो ये 4 महीना मिला है, बिलीव मी, ये 4 महीना जो आपको मिला है ना, वो सिर्फ सितंबर वालों को मिलता है। अच्छा, साल में फाउंडेशन का कितना अटेम्प्ट है? 3। पहला अटेम्प्ट कौन सा है? ये सितंबर नहीं, पहले अभी कौन सा अटेम्प्ट आएगा? हम लोग मई से साइकिल चालू करते हैं, पहले कौन सा है? मई। अभी मई 25 का अटेम्प्ट आएगा, बराबर है। अभी मई 25 वाले मतलब तुम्हारे साथ जो थे ना 12th में दिए थे, तुम्हारे साथ 12th बहुत सन दिया था ना, वो लोग अभी मई में दिख सकते हैं एग्जाम। जो लोग ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया है, 10th से डिसाइड कर लिया हमको सीए करना है, तो वो लोग अभी मई में देंगे। तो उनका हालत समझो, उन्होंने तुम्हारे साथ अभी 12th का एग्जाम खत्म किया, अभी 2 महीने में वो लोग का फाउंडेशन का एग्जाम है, तो मतलब वो लोग को फाउंडेशन पढ़ने के लिए सिर्फ कितना महीना है? 2 ही महीना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा अटेम्प्ट आता है सितंबर में, ओके। उसके बाद सितंबर के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा है? जैन। कौन सा? जैन 26। अच्छा, जैन 26 का बैच कब चालू होता है मालूम है? तुम्हारा बैच खत्म होगा ना, उसके पीछे जैन 26 का बैच चालू होता है। लेकिन जैन 26 का बैच जब चालू होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें कॉलेज में छुट्टी नहीं होता है। वो लोग को तो सुबह कॉलेज रहेगा ना, 4-4, 5-5 घंटा, 7 to 12। तो ये तुम्हारा ही एक बैच ऐसा है जिसमें सुबह को तुमको कॉलेज नहीं होगा 4 महीना। तो 4 महीना जब कॉलेज नहीं होगा तब हम 9-9 बजे उठेंगे नहीं, हमको सुबह 3-4 बजे उठ जाना है। ऐसा मत कर, मैं रोज 3-4 बजे उठ जाता हूं, तो 3 बजे उठने का, 4 बजे उठने, कुछ नहीं होएगा तुम लोग को, बिलीव में कुछ नहीं होएगा। अच्छा, मैं 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता ना तो मैं तुमको बोलता भी नहीं, एग्जाम के दिन भी मैं बोलता 10 बजे उठो। लेकिन हर दिन का यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो, सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं, ये सब ऑन द अजम्पशन कि तुमको सितंबर अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, वरना साल में तो 3 है ही। एंड तुमने यहां पे बैठा हुआ एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो अभी तक किसी भी एग्जाम में फेल हुआ रहेगा, बरोबर है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, अरे फॉरगेट अबाउट, किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में भी नहीं उड़े रहेंगे, नहीं। तो अगर सितंबर में अनफॉर्चुनेटली आप फेल होते हो तो दैट विल बी योर फर्स्ट एनकाउंटर विथ फेलियर। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तुम 9-9 बजे उठेगा, ये सब क्या होएगा मालूम है? हमारे इधर से लेक्चर कंटिन्यूस चालू रहेगा, रोज 6-6 घंटा, 6-6 घंटा, 6-6 घंटा। लेकिन अगर तुम वही लेक्चर दिन में रिवाइज नहीं करो, अच्छा रिवाइज मतलब क्या, सेम क्वेश्चन उठा के करोगे तो रटना थोड़ी है। ये होमवर्क सेक्शन दिया हुआ है, होमवर्क सेक्शन घर पे जाके सॉल्व करो। इनफैक्ट मेरे बंच का मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा 2 बंच में पढ़ाने वाला हूँ, पार्टनरशिप एंड कंपनी का। पार्टनरशिप में 5 चैप्टर, कंपनी में 5 चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर। सो 5 चैप्टर 10 चैप्टर, तो उसका क्लास वर्क का बुक अलग बनाओ, होमवर्क का बुक अलग बनाओ। इनफैक्ट पार्टनरशिप का क्लास वर्क का अलग बनाओ, कंपनी का क्लास वर्क, क्योंकि पार्टनरशिप में 5 चैप्टर में 1 बुक खत्म हो जाएगा, टोटल 6 बुक लगेगा तुमको। जतिन सर जो पढ़ाने वाले हैं वो खत्म करने के लिए नहीं तो कम से कम 2 या 3 बुक लगेगा, 9 चैप्टर। पार्टनरशिप को 1 बुक लगेगा, 4 बुक, कंपनी को 1 बुक लगेगा, 5, और होमवर्क का 1 बुक रखो। मैं तो बोलता हूँ होमवर्क का भी 2 अलग अलग बुक बना दो, जतिन सर का होमवर्क का अलग, मेरा होमवर्क का अलग। वो होमवर्क का बुक अलग रखो ताकि तुम लोग ट्रैक रख सको कि भाई कौन सा होमवर्क तुमने अभी तक सॉल्व किया है।
अभी इतना सब मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो तुम्हारे साइड से भी थोड़ा तो मेहनत बनता है ना, कि एग्जाम भी हम लोग लिख के आए। बोले नहीं एग्जाम भी आप ही दे दो सर, हम लोग क्या अभी। सो प्लीज आप लोग जैसे 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है, आप एक लेवल मैच्योर हो चुके हो अभी, 12th स्टैंडर्ड के माइंडसेट में मत रहो। अब लोग इधर तो प्रीमाइसिस आते हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे अचीवर्स के स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी आर अचीवर्स स्टूडेंट्स। हाँ तो आप यहाँ पे आते रहोगे, यहाँ पे आते रहोगे तो आप अभी जो आप नया 12th स्टैंडर्ड आएगा उसको देख लो। अगर आप उसके जैसा ही बिहेव कर रहे हो तो फिर आप क्या उसमें फर्क क्या है। यू आर नाउ गिविंग प्रोफेशनल एग्जाम। प्रोफेशनल एग्जाम में प्लानिंग से काम होता है, आप प्लानिंग के साथ बढ़ो। एंड बिलीव मी, मैं ऐसा जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं सितंबर बैच में खड़ा हूँ। सितंबर का जो अटेम्प्ट है दोनों, चाहे वो इंटर का रहेगा या फाउंडेशन का रहेगा, आपको एक हिडन एडेड एडवांटेज है कि ये फेज में आपका कॉलेज नहीं होता है। बाकी दोनों अटेम्प्ट वाले जो है ना उनको टाइम बहुत कम है आपके कंपैरिजन में। तो क्लियरली पासिंग परसेंटेज किसका ज्यादा होना चाहिए, सितंबर का, बरोबर है। फिर भी लास्ट टाइम सितंबर का पासिंग परसेंटेज 13% था। 13 मतलब कितना परसेंट पासिंग, मतलब कितने लोग फेल हुए, 87% लोग फेल हुए, मतलब 100 में से 87 उड़ गए। अच्छा तुमको लगता है जो 87 उड़े वो मंदबुद्धि थे? वो लोग को भी 10th में 90 and 95 and 92, we can show you people who are filling in foundation who have scored 95, 98, 97, 92%, about 90% on an average in SSC. तो फाउंडेशन में ऐसा नहीं है कि तुमको 11th में 90, अभी 12th में तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुमको 80% आएगा, 75% आएगा, दैट डज नॉट गारंटी योर सीट कि तुम फाउंडेशन में क्लियर होकर सीधा इंटर में पास करोगे या आगे बढ़ोगे। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट का काफी सिंपल है भाई। इंस्टीट्यूट का मैं आपको मेथड समझा देता हूं। इंस्टीट्यूट ने सोच लिया, चलो सिंपल एग्जांपल, सितंबर में 15% रिजल्ट लेके आना है, मतलब तुम्हारे बैच में तो कितने लोगों को फेल करना है, 85% लोगों को फेल करना है। तो लोग क्या करेंगे, अभी तुमने सॉल्व किया क्वेश्चन, उसमें 2 जर्नल एंट्री रॉन्ग है, तो 10 में से कितना मार्क मिलेगा, कुछ नहीं, 0। हाँ मेरे को तो 85 लोग को फेल करना है, मुझे तो फेल करना है ना 85 को। तो इंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लियर, भाई ये 100 लोग हैं, इसमें से 15 लोग ही पास होने चाहिए। मतलब तुम्हारा पेपर कितना एक्यूरेट होना चाहिए। अच्छा ऐसा भी नहीं है इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैंने आपको पहले ही बोला इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज लेंदी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप अभी जाओ घर पे या कल सुबह को इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाओ, जनवरी 26 का पेपर डाउनलोड, 25 का पेपर डाउनलोड करो, फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करो। 15 में से नहीं तो आपको, बहुत जन का तो टैली भी होगा जिसने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से किया है, जिसका नहीं भी होगा तो भी एटलीस्ट तुम्हारा बेसिक्स तुम्हारा सब करेक्ट रहेगा। और कैलकुलेटर के साथ तो इट इज वेरी इजी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम उठा के सॉल्व करो, मेरे हिसाब से सबको एंट्रीज करेक्ट आएगा। किसी ने इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से अगर 12th में किया रहेगा उसको भी 15 में से आएगा। तुम लोग, मैं अभी भी बोलूँ ना, बिफोर स्टार्टिंग फाउंडेशन आप डेथ का भी सम, अगर आप किसी ने डेथ पढ़ा रहेगा ना 12th स्टैंडर्ड में, इज्जत से डेथ का क्वेश्चन उठा के सॉल्व करो, आपको 10 में से उसमें भी 8 मार्क आ जाएगा। मेरे पास से पेपर चेक करवा लो अभी का भी, नहीं तो इधर बैठे हुए लोगों को 100 में से 40-45 तो आ ही जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन हम लोग का डिसिप्लिन मिसिंग है। हम लोग में क्या है, हमने जैसे ही फ्री टाइम देखा, अरे सुबह को तो मैं फ्री हूं, दोपहर का लेक्चर है, मैं 9 बजे उठूंगा, 10 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, 11 बजे में 11, 2 बजे, 12 बजे, 11, साढ़े 11 तक मैं सीरियल देखूंगा, OTT देखूंगा, IPL देखूंगा 2 महीना, इधर बैठ के भी मैं IPL देखूंगा। तो ये सब विल नॉट हेल्प योर कॉज। अगर पास होना है तो बेसिक्स सिंपल है, 6 घंटे का लेक्चर है, घर पे जाके 4 घंटा पढ़ाई करने का, 10 घंटे का टाइम टेबल तुम्हारा फिक्स्ड है। दिस इज ऑल ऑन द अजम्पशन कि भाई हमको सितंबर अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और हर संडे तुम्हारा टेस्ट रहेगा। मे बी फर्स्ट 2-3 संडे नहीं रहेगा, फर्स्ट 1 या 2 संडे, बाकी हर संडे को टेस्ट रहेगा। वो संडे को जो टेस्ट है ना वो बहुत सीरियसली लेने का।
और दूसरा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इधर पढ़ाया हुआ है, लास्ट B1D बैच में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सितंबर बैच में, तो वहाँ पे मैंने देखा हुआ है यू आर वेरी इरेगुलर, बहुत जन इरेगुलर, हम लोग मुलुंड एक्सेट्रा से पहुंच जाते हैं, लेकिन तुम B1D से नहीं आते हो। स्पेशली बारिश का सीजन चालू होगा तब तुम्हारा तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगा। बोले बारिश आए, हम लोग कैसे आए, बारिश में हमको भीगने को अच्छा नहीं लगता है। अरे ये सब मत करो, लेक्चर में आओ, ऑनलाइन का आदत मत लगाओ, ऑनलाइन का आदत बहुत खराब है। बहुत जन ऐसा सोचते हैं नहीं नहीं हम लोग है ना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, कब देखोगे, व्हेन विल यू वॉच, 6 घंटे का लेक्चर, अच्छा आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा आपने कौन सा लेक्चर अटेंड किया कौन सा अटेंड नहीं किया है, पता ही नहीं रहेगा कौन सा लेक्चर आपने अटेंड किया कौन सा लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया, सब लिख के रखोगे, धनाधन लेक्चर चालू हो जाएंगे सीधा, और पोर्शन इज वेरी वास्ट। ये 9 चैप्टर 20 चैप्टर्स पूरा हमारे प्लानिंग के हिसाब से, एज पर आवर प्लानिंग, दिस 20 चैप्टर्स विल टोटल रिक्वायर 195 आवर्स, खाली अकाउंट्स, 195 आवर्स, खाली अकाउंटिंग सिखाने को 195। मैथ्स का अलग है, मैथ्स का समवेयर अराउंड 180 कैसा कुछ है, लॉ का अलग, ऐसा नहीं तो इसको पूरा सिखाने के लिए 500 550 घंटा लगता है, तो उतना ही टाइम तुमको पढ़ाई में डालना पड़ेगा, उससे चलो 80% पकड़ लो। सो प्रोफेशनल एग्जाम इज डन विथ प्लानिंग, इट इज नॉट लाइक 11 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम में फेल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तुमने सुना मैंने क्या बोला, 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम में फेल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और यहां पे पास होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इधर तुमको एफर्ट्स डालना है, ये पूरा चैप्टर्स है और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पेपर्स आर वेरी सिंपल। BRS का सम आप देखो खाली जैन 26 को, किसी आज भी किसी को BRS याद रहेगा ना, अब भी 15 मिनट में आप BRS का सम सॉल्व कर सकते हो, खाली आपको रिवाइज करना है BRS क्या था। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट इज लेंदी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि जो हम लोग ने टेक्स्ट बुक बनाए हैं उसमें हमने सब सिंपल सम्स डाले हैं, टेक्स्ट बुक में हम लोग ने इंटर के सम्स डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है ना वो एज इट इज इंटर से शिफ्ट हो गए हैं इन फाउंडेशन। लाइक मैं रिवर्स चालू करूँ ना तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लास्ट चैप्टर ये इंटर से शिफ्ट हुआ है, अकाउंटिंग फ्रॉम बोनस इशू ये इंटर से शिफ्ट हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये इंटर में शिफ्ट हुआ है, डिसोल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत एक पार्ट है कॉल्ड एज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन वो इंटर से शिफ्ट हुआ है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ इसके अंदर हम लोग ने, एंड इनफैक्ट डिसोल्यूशन ऑल्सो, इसके अंदर भी जो हम सम्स कर रहे हैं ना वो कभी ना कभी पास्ट में इंटर में पूछे गए हैं। तो हम लोग ये मत सोचो कि हम 12th स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, 12th स्टैंडर्ड में तुमने किया हुआ है तो बेसिक्स तुम्हारा अच्छा है, लेकिन वो बेसिक्स के ऊपर हम लोग एडवांस लेवल भी तो करेंगे ना, तो एडवांस लेवल होना चाहिए। ओके सो ये सब मेरे साइड से था, एक छोटा सा मैंने आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया है। हाँ अभी इधर तक आपको कुछ पूछना है, बताना है, कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हो, तो नहीं तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। और अभी तक जो मैंने बोला वो आपने सुना बरोबर से, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, कुछ बोलना है कुछ शेयर करना है मन में मत रखो। ठीक है चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो आप बोल सकते हो अगर ये एग्जाम में पूछा तो समवेयर अराउंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं ये चैप्टर में से, ऑन हायर साइड 10 मार्क्स, लेकिन अभी तक ये चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलो बिफोर मैं आपको पूछूं, रादर मैं आपको समझाऊं पार्टनरशिप क्या है, आप लोग मुझे बताओ कि पार्टनरशिप क्या है। ये सब चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलो ना सब लोग, सब चैप्टर मतलब उल्टा चालू करते हैं। चलो डिसोल्यूशन के बारे में कौन बोलेगा, अरे जो आता है वो बोलो, मैं थक गया हूं प्लीज, बहुत बोला मैं। अरे डिसोल्यूशन का मतलब ही बता दो।
ऐसा झुंड में मत बोलो, एक आध जन बोलो प्लीज, तुम्हारा आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, चलो आप बताइए। हाँ बिंदास बोलो ना, उसमें क्या। डिसोल्यूशन इज कंपलसरी रिटायरमेंट। एक मिनट सोच के बोलो। हाँ ठीक है, आप दो चैप्टर मिक्स कर रहे हो। आपने जो बोला वो डिसोल्यूशन है कि डेथ है? डेथ ऑफ पार्टनर, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट टू वरी। डिसोल्यूशन मतलब क्या? कंपनी के फर्म, फर्म, हाँ कंपनी नहीं, कंपनी अलग है, नीचे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फर्म बंद हो गया, क्यों? अरे पहले तो मेरे को ये बताओ सब लोग, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? मैं भूल चुका हूं, पार्टनरशिप का कोई डेफिनेशन है? और नहीं है तो बनाओ, कुछ तो बनाओ डेफिनेशन पार्टनरशिप का। बोलो तुम्हारे हिसाब से पार्टनरशिप क्या है? सॉरी, दो से ज्यादा पर्सन बिजनेस को रन कर रहे हैं, ओके। दो या दो से ज्यादा, टू और मोर पर्सन्स, ओके। सो कैन वी से पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप? अरे एक रिश्ता है ना। अभी फॉर एग्जांपल ये दो हैं तो इनके बीच में रिश्ता है फ्रेंडशिप का, एंड इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज फ्रेंड्स। तो वैसे ही दो जन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ते को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। जैसे इधर फ्रेंडशिप बोल रहे हैं, इधर पार्टनरशिप बोल रहे हैं, वहां पे वो दोनों को फ्रेंड्स बोलते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बोलेंगे। अच्छा ओके, सो टू और मोर पर्सन्स, it is a relationship between who have agreed to share profits of business। बरोबर है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज अ बिटवीन, मतलब टू और मोर पर्सन होना चाहिए हु हैव एग्रीड, मतलब देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा ये लोग कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस? हाँ, रेशियो में शेयर करेंगे। अच्छा ये रेशियो कौन डिसाइड करेगा? वो लोग ही डिसाइड करेंगे, उनका बिजनेस है वो डिसाइड करेंगे, ओके। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब देयर शुड बी अ बिजनेस, यस और नो। अब इसके डेफिनेशन में ना आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन। कभी सुना है पार्टनरशिप का डेफिनेशन? पार्टनरशिप का डेफिनेशन ये है, relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or कंप्लीट करो। नहीं अच्छा सुना ही नहीं है तुमने डेफिनेशन। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन, फिर से सुनो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share profits of the carried on by all or any one carried on by all or any one acting on behalf of other partners। अच्छा अभी इसका मतलब क्या है? मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन देता हूं क्योंकि ये फॉर्मल डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। एनीबॉडी रिमेंबर्स पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कौन सा है? 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से वो लोग के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में? डेफिनेशन पढ़ो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, मतलब पॉइंट नंबर 1 क्या होना चाहिए ये लोग के बीच में? रिलेशन होना चाहिए बिटवीन persons who have agreed, agreed मतलब there should be an agreement to share the profits of the business, मतलब
देखो डेफिनेशन में ध्यान से देखो, हाँ, खाली लिखा है शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं लिखा है। आप सेक्शन का डेफिनेशन आपके हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन में जो लिखा है ना वो लॉ है, वो लॉ में लिखा हुआ है। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है? शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब देयर शुड बी अ बिजनेस। आगे का पढ़ो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। कभी सुना है ये म्यूचुअल एजेंसी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? एजेंसी मतलब देयर इज वन प्रिंसिपल, देयर इज वन एजेंट। क्या है? देयर इज वन प्रिंसिपल एंड देयर इज वन एजेंट। इसका मतलब क्या? एक पार्टनर है, आप थोड़ी देर के लिए समझ लो, एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी, 3 पार्टनर है। अब सपोज बैंक से लोन लेना है, तो तीनों पार्टनर जाएंगे लोन लेने के लिए? नहीं। तो कोई एक पार्टनर जाएगा, बी बोलेगा मैं जाता हूं लोन लेने के लिए, ओके। तो बी गया बैंक के पास लोन लेने के लिए। बैंक ने बोला, सॉरी, बी ने बोला मुझे लोन चाहिए। अच्छा, तो बैंक पूछेगा किसको चाहिए? तो बी क्या बोलेगा? फर्म को चाहिए, बरोबर है। तो बी ने बोला हम मेरे फर्म को लोन चाहिए, तो बैंक ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। तो इज ए एंड सी रिस्पॉन्सिबल for B's actions? Yes, A and C are responsible for, मतलब ये ट्रांजैक्शन में B has acted as an agent of A and C and A and C are the principal। ये आप लॉ में अच्छे से पढ़ोगे, एजेंसी का लॉ पढ़ोगे आप। एजेंसी में 2 पर्सन होते हैं, वन इज प्रिंसिपल, वन इज अ एजेंट। तो यहां पे each partner is principal and each partner is an agent। अभी सपोज फॉर एग्जांपल ए बी सी, पार्टनर सी है। पार्टनर सी बोलता है मैं जाके पार्टी से डीलिंग करके आता हूं, तो वहां पे उसने पार्टी से मीटिंग किया, डेटर से या क्रेडिटर से, किसी से भी मीटिंग किया। तो सी ने जो वहां पे किया, क्या उसके लिए ए और बी रिस्पॉन्सिबल है? तो वहां पे सी वॉज एक्टिंग एज एन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आर द principal। That is the simple meaning of mutual agency। This is the most important characteristic of partnership firm, mutual agency, because one partner is responsible for acts of other partners। That is why partnership बनाने से लिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज अगर किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो बाकी के पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ेगा। बिकॉज व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप? दैट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज, और तूने क्या बोला? जॉइंट एंड सेवरल। दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉइंट एंड सेवरल? जॉइंट का मतलब ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कल बी ने बैंक से लोन लिया, सपोज बी गया बैंक के पास 10 करोड़ का लोन लिया, बैंक ने तो दे दिया 10 करोड़ का लोन पार्टनरशिप के नाम पे, और बी ने लेके भाग गया, तो आर ए एंड सी रिस्पॉन्सिबल? आर ए एंड सी लायबल? कौन लायबल है? ए के सी, मतलब जॉइंटली, बरोबर है। कल सी ने हाथ ऊपर कर दिया, तो इज ए लायबल? यस यस, मतलब सेवरली, सेवरली मतलब इंडिविजुअली वो लोग लायबल है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज? अनलिमिटेड। तो क्या ये लोन चुकाने के लिए ए और सी का घर बार बिक सकता है? ए का पर्सनल कार बिक सकता है? ए का पर्सनल घड़ी बिक सकता है सोने का? हाँ। तो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो थोड़ा बहुत फीचर्स है, ये थोड़ा बहुत थियोरिटिकल है, ये सब आप वैसे भी लॉ में फिर से पढ़ोगे, बिकॉज आपके पास लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बट क्विकली हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द फीचर्स। चलो यहाँ पे फीचर्स में नंबर 1 क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ
टू और मोर पर्सन्स, ये सब हमको अकाउंट्स में एक्चुअली काम का नहीं है। एक्चुअली अकाउंट का क्या काम का है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट जस्ट आई एम रनिंग थ्रू पार्टनरशिप। मोर और लेस पार्टनरशिप के बारे में हमको सबको पता है। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम कितना पर्सन्स लगेगा, 2 पार्टनर्स, बस हमको इतना पता होना चाहिए। देन सेकंड वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमको थोड़ी देर बाद लगेगा। पार्टनरशिप में देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी आइदर रिटन और ओरल। एग्रीमेंट मतलब किधर तो लिखेंगे ना सब लोग, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। एनीबॉडी नोस व्हाट इज द मीनिंग और नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। एक डीड बनेगा पार्टनरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो, तो वैसे पार्टनरशिप का जन्म हुआ तो आप एक डीड बनाओगे। दैट डीड इज कॉल्ड एज विच डीड? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में सब क्लॉजेस रहता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग लॉ के लैंग्वेज में? क्लॉजेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज। प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज मतलब उसमें लिखा रहेगा कि पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, जो भी वो लोग ने डिसाइड किया, 3:2, 5:4, 2:1, वो लोग ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया। अच्छा, सपोज पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया तो ऐसा कौन बोला? मैंने किधर बोला? सपोज पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया, भूल गए हम लोग, या हमने डीड में नहीं लिखा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेने का? ऐसा कौन बोला? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, 2 केस है। क्या 2 केस है? केस नंबर 1, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया, नो डीड, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म हुआ चाय के टपरी पे, बोलता है क्या है, कैसा है, मतलब ठीक है, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मतलब ओके चलो, क्या बिजनेस आइडिया है? हम लोग ये बेचते हैं, मतलब ओके, तो चल पार्टनरशिप में करते हैं, मतलब ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो देख लेंगे, चलना, चालू कर दिया, पार्टनरशिप चालू हो गया। ऐसा अनगिनत पार्टनरशिप इंडिया में चल रहा है। और दूसरा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लिखा पट्टी कर लेते हैं, मतलब क्या बना लेते हैं? डीड बना लेते हैं, लेकिन डीड बनाने में हम लोग लिखना भूल गए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए। तो 2 केस है। व्हाट इज केस नंबर 1? पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। व्हाट इज केस नंबर 2? पार्टनरशिप डीड है बट क्लॉज मिसिंग है, पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लॉज मिसिंग है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लोगे आप? इक्वल 1:1। ऐसा किसने बोला है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्योंकि क्या होगा मालूम है? कल दोनों पार्टनर झगड़ेंगे, दोनों पार्टनर झगड़ के कहां पे जाएंगे? कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ सबसे पहले क्या मांगेगा? डीड है, तो बोले नहीं, डीड नहीं बनाया हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, जाओ पकाओ मत। डीड बनाया हम लोग ने, दिखाओ। अच्छा, डीड में कोई क्लॉज दिख नहीं रहा है, इक्वल, जाओ। दैट इज इंडियन पार्टनरशिप है। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ क्या बोलते हैं? देखो, एक पॉइंट ध्यान से समझो, क्योंकि ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप इज बिटवीन 2 पर्सन्स, बरोबर है? अब आप समझो ये 2 पर्सन है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सर हैं, जतिन सर, अभी कौन से सर आए थे मैं उनका नाम भूल गया, हाँ, ये लोग सब पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में लॉ का मिनिमम इंटरफियरेंस है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, पार्टनरशिप में लॉ का मिनिमम इंटरफियरेंस है। तुमको जो बिजनेस करना है करो ना, हम किधर, तुम्हारा बिजनेस लॉफुल होना चाहिए बाय द वे। अरे स्मगलिंग का बिजनेस नहीं कर सकते तुम लोग, कर सकते हैं, लेकिन उसको तुम कल जाके कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते। कल झगड़ा हुआ तो इलीगली सेटल होता है, लीगली सेटल तो होता नहीं है। तो ठीक है, नहीं, हम ये लोग का लीगल पार्टनरशिप है, एजुकेशन बिजनेस इज नॉट इलीगल, तो लीगल पार्टनरशिप है, बकायदा डीड रहेगा इनका, तो डीड बनाया है लोग ने। तो लॉ का मिनिमम इंटरफियरेंस है। लॉ क्या बोलता है? तुमको जो डीड में लिखना है लिखो ना, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:1, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। 9:1 मतलब एक पार्टनर को 90% मिलेगा, दूसरे पार्टनर को 10% मिलेगा। कल वो पार्टनर उठ के बोलता है नहीं नहीं 10% बहुत कम है, मैं तेरे पे केस करूंगा। हाँ, जा कर केस। वो जीतेगा क्या केस? क्यों? डीड में लिखा हुआ है, इट्स एन एग्रीमेंट, तुमने एग्री किया है। अब तुम आगे क्यों झगड़ रहे हो? हाँ, लॉ कब टांग अड़ाएगा?
जब डीड ही नहीं है, अगर डीड नहीं है तो फिर हम जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो। और हम क्या बोल रहे हैं, हमने एक एक्ट बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब अट्रैक्ट होगा, दो सिचुएशन में अट्रैक्ट होगा। कौन सा है सिचुएशन? नंबर 1 नो डीड, सेकंड डीड है बट डीड इज साइलेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डीड है बट डीड इज साइलेंट। ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है, उसमें से पॉइंट नंबर 1 ये है। अच्छा, अभी कभी आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में आपने सुना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन सुना है? पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, या पार्टनरशिप डीड है बट डीड इज साइलेंट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देने का कि नहीं देने का? देने का। कितना परसेंट है? 6% पर एनम, बराबर है कि नहीं? डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट? अच्छा, 6% पर एनम कौन से सिचुएशन में एप्लीकेबल है? दो सिचुएशन। विच आर द टू सिचुएशन? नो डीड और डीड इज साइलेंट। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में अगर 10% लिखा है तो 10% है। लॉ को उससे प्रॉब्लम नहीं है, तुम डीड बनाया, तुमने लिख दिया उसके अंदर 10%, तो हो गया खत्म। फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो? लेकिन जब तुम हमारे पास आ रहे हो तो फिर हमने जो बोला वो फॉलो करो। ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारा क्लॉज है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं कि पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में मिनिमम इंटरफेरेंस है। अरे दो लोगों को अपने हिसाब से बिजनेस करना है, करने दो, तुमने जो एग्री किया वो लिख दो। हमारे हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होना चाहिए, ओके 3:2 रखो, 60% 40%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया, किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया तो उसके ऊपर 8%, ओके 8%। लेकिन आपने डीड ही नहीं बनाया, आपने डीड बनाया और उसके अंदर क्लॉज नहीं दिया, और फिर बाद में आप झगड़ रहे हो, तो बाद में कोर्ट ऑफ लॉ जो बोलेगा वो फॉलो करो। और कोर्ट ऑफ लॉ किसको रेफर करेगा? जो जज है, जो डिसाइड करेगा, वो किसको रेफर करके देगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बोले हमने लॉ बनाया है, इसके हिसाब से है, तुमको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि तुमने नहीं किया है। सो पार्टनरशिप डीड में ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। खाली हम लोग पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब नहीं लिखते हैं। चलो आपके हिसाब से पार्टनरशिप डीड में इसके अलावा क्या क्या मेंशन रहेगा? एक हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और क्या क्या मेंशन रहेगा? और क्या क्या मेंशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में? सपोज ना तुम ही पार्टनरशिप चालू कर रहे हो, क्या क्या लिखोगे आप? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लॉज डालोगे, बरोबर है, ओके, और क्या डालोगे? बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो एक पेज में खत्म हो जाएगा। अरे पार्टनरशिप डीड 20-20 पेज का डीड होता है, इतना बड़ा बड़ा क्लॉजेस रहता है। कभी देखा घर का एग्रीमेंट? देखा आपके घर का? कभी स्टैम्प पेपर पे रहता है, कभी देखा है वो? तो वैसे ही डीड, पार्टनरशिप डीड रहता है, स्टैम्प पेपर पे सब लिखते हैं क्लॉज, बाकायदा लॉयर के पास जाके हम लोग डीड बनवाते हैं। तो क्लॉजेस रहता है उसके अंदर, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। तो क्लॉजेस में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? क्लॉज में हर डीड में आप एग्रीमेंट देखो, आपके घर का भी एग्रीमेंट रहेगा ना, तो सबसे पहले पार्टीज का नाम लिखा रहेगा। तो इसमें भी नेम ऑफ पार्टनर्स रहेगा, नेम ऑफ फर्म रहेगा, क्या नाम से रजिस्टर्ड है, क्या एड्रेस है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कितना ड्यूरेशन के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, सब क्लॉज डीड में मेंशन रहेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप का अनदर फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या एग्रीमेंट और रिटर्न होना चाहिए? नहीं, एग्रीमेंट कैन बी ओरल। अच्छा, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला मैं 3 और 4 पढ़ाऊंगा, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तुमने हाँ बोला, इज इट एन एग्रीमेंट बिटवीन अस? इज इट रिटर्न के ओरल? ओरल। मैंने बोला, तुमने हाँ मान लिया, बोला ठीक है, ओके एग्रीमेंट, तो दिस ओरल एग्रीमेंट। लेकिन ओरल एग्रीमेंट का रिस्क क्या है? ओरल एग्रीमेंट में रिस्क क्या है? ओरल एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये लैंग्वेज समझता है तुमको? एनफोर्स मतलब क्या? कल जाके आप कोर्ट में जाके रो नहीं सकते हो, नहीं 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 ये तो नाइंसाफी है, हमने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना होना चाहिए, अभी मेरे को इतना ही मिल रहा है। आप जाके बोले, आपको कोर्ट में सबसे पहले वो लोग क्या मांगेंगे? अरे कुछ बताओ, लिखा लिखा, तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या के लिए आके रो रहा है इधर? मतलब यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, नो। पहले तो ये सब मैटर कोर्ट तक जाता ही नहीं है, वो तो तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो खड़ा भी नहीं रखेंगे कोर्ट में वो लोग, बाहरी लॉयर बता देगा ये सब ऐसा होना चाहिए, तुम बाकी सब करो मत। सो एनीवेज, थोड़ा बहुत प्रोविजन हमको ये चैप्टर के लिए लगेगा। वन ऑफ द प्रोविजन इज दिस प्रोविजन
दैट अगर डीड नहीं है या अगर डीड साइलेंट है तो पीएसआर कितना होना चाहिए, इक्वल. दिस इज प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, नेक्स्ट वन. इनफैक्ट आप पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने वाले हो लॉ में. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. मतलब द कंसर्न्ड पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. ये सब आप डिटेल में लॉ में पढ़ोगे. ऐसे भी हम लोग को ये चैप्टर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये सब कुछ काम का नहीं है. देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज रिगार्डिंग माइनर. माइनर समझते हो तुम लोग, आज सब माइनर हो गया, यस और नो. कैन माइनर बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म. माइनर को आप सिर्फ किस में एडमिट कर सकते हो, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली इन द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. बेनिफिट्स मतलब प्रॉफिट्स में. माइनर को आप क्या बेयर नहीं करवा सकते हो, लॉस बेयर नहीं करवा सकते हो. माइनर को आप पार्टनर ले सकते हो. सबसे पहले माइनर को पार्टनर लेने के लिए बाकी सब पार्टनर का कंसेंट चाहिए. ये सब लैंग्वेज समझता है, ये सब लॉ का लैंग्वेज है. कंसेंट मतलब उसका मर्जी चाहिए. सिंपल लैंग्वेज में माइनर को बोलेंगे तू पार्टनर बन जा, तो उसका तो बाकी सब पार्टनर का आपको परमिशन लेना पड़ेगा. बाकी सब पार्टनर का आपने कंसेंट ले लिया, बाकी सब पार्टनर ने बोला हाँ ठीक है ये माइनर है इसको पार्टनर ले लो. लेकिन माइनर पार्टनर को आप क्या बेयर नहीं करवा सकते हो, लॉस. माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर profits of the business, so there should be minor as a partner. Next point is regarding business. business मतलब there should be a business. basically business का भी definition आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो हम लोग को इसमें नहीं है. और लास्ट पॉइंट, इनफैक्ट सेकंड लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दैट पॉइंट. म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी मतलब एवरी पार्टनर इज व्हाट, प्रिंसिपल एजेंट के बोथ. बोथ प्रिंसिपल भी है वो और एजेंट भी है, दोनों है वो. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर. यहाँ पे जो तीन सर हैं वो तीनों पार्टनरशिप में. सपोज फॉर एग्जांपल जतिन सर बैठे हैं और यहाँ पे जतिन सर ने किधर एडमिशन लिया और वो एडमिशन में उन्होंने कुछ कमिट कर दिया, तो ही हैज एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर. सो ही वाज एक्टिंग एज एन एजेंट. अदर पार्टनर्स आर प्रिंसिपल. और उसकी जगह पे और कोई रहता तो ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट, अदर आर प्रिंसिपल. बट ऑल पार्टनर्स आर बाउंड बाय एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. ये लॉ का लैंग्वेज है. ऑल पार्टनर्स आर बाउंड बाय एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड पार्टनर्स का लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल. अब एक लास्ट पॉइंट बिफोर आई एंड टुडेस लेक्चर. एक छोटा सा पॉइंट है, मुझे सिर्फ एक चीज याद करके बताओ कि आप 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या बनाते थे. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. तो आपको ये चैप्टर में, कौन सा चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं अभी, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. ये चैप्टर में आपको पार्टनरशिप का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, पार्टनरशिप का पीएनएल अकाउंट भी नहीं बनाना है, और ये चैप्टर में पार्टनरशिप का बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है. तो ये चैप्टर में आप एक नया अकाउंट पढ़ोगे एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? तो आपके लिए एक नया वर्ड आया है. व्हाट इज द न्यू वर्ड? अप्रोप्रिएशन. ये अप्रोप्रिएशन वर्ड हम बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करेंगे. अप्रोप्रिएशन का मैं सिंपल मीनिंग आपको आज बता देता हूं. अप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? अप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर आप मेरे को पूछोगे सर दूसरा वर्ड दो ना अप्रोप्रिएशन के लिए, तो अप्रोप्रिएशन के लिए दूसरा वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग अलग तरीका होता है. मैं आपको अप्रोप्रिएशन का एक एग्जांपल दे देता हूं. कभी आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सुना है? हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आप 12th स्टैंडर्ड में कौन से अकाउंट में लिखते थे? डेबिट साइड पे पीएनएल अकाउंट. तो आप यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम अलग अकाउंट बनाएंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन है.
आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन? अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये चैप्टर में आप लोग नहीं तो 10 प्रॉब्लम करेंगे, 10 में से 4 प्रॉब्लम में आपको प्रॉफिट एंड 4 नहीं 5-6 प्रॉब्लम में आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बनाना है। तो वी विल स्टडी वन न्यू अकाउंट इन दिस चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो स्टार्टिंग में जो पार्टनरशिप का थियरी दिया ना, वो थियरी आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे अकाउंट्स में। ये सब थियरी आपको कौन से सब्जेक्ट में आएगा? लॉ में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इनफैक्ट आपने देखा भी, जब मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर सेक्शन वेक्शन का नाम लिखा था। वो जो सेक्शन हमने लिखा है वो सेक्शन कौन से एक्ट का है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, और इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर मैं आई फॉरगेट, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत चीज कंपलसरी है, वो आपको कंपलसरी लेके आना है। जो भी नोटबुक आपका है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेक्स्ट बुक भी मिल जाएगा, ये 2। तीसरा स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये लेके आना, और कैलकुलेटर। प्लीज कैलकुलेटर के बिना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं मोबाइल अलाउड नहीं करेगा, तो आप मोबाइल में, उसका रीजन है वो भी मैं आपको समझा। देखो हर चीज के पीछे एक रीजन है। कैलकुलेटर, दिस इज फर्स्ट टाइम आप लोग कैलकुलेटर यूज करना चालू करोगे, तो कैलकुलेटर पे आपका हाथ बैठना चाहिए। आपको 2-3 लेक्चर तो कैलकुलेटर पे ढूंढने को लगेगा किधर है, क्योंकि आप कैलकुलेटर डे टू डे यूज नहीं करते हो। तो मोबाइल का जो कैलकुलेटर है ना, वो कैलकुलेटर और जो कैलकुलेटर का जो कीज है ना, वो अलग है। तो आपको अभी से आदत होगा ना, तो एग्जाम में आप क्या यूज करने वाले हो, तो वो आना चाहिए, सिंपल। तो एक कैलकुलेटर खरीद के रखो, अच्छा सा कोई एक कैलकुलेटर खरीदो, केसियो, सिटीजन, जो अच्छा है वो खरीदो। चालू कैलकुलेटर चाइना का मत खरीदो, वो 3 बार खराब होएगा, 3 बार आप खरीदोगे 300 रुपये हो जाएगा। उससे अच्छा 300 रुपये का एक अच्छा कैलकुलेटर खरीदो। तो कैलकुलेटर खरीद के लेके आओ, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर ये सब्जेक्ट में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अरे लॉ और इको का लेक्चर है ना, तो भी कैलकुलेटर लेके ही घूमने का। अभी सीए फाइनल तक एक चीज तुम्हारे साथ होना चाहिए, कैलकुलेटर और मोबाइल। ये तो चाहिए ही तुमको मोबाइल, लेकिन कैलकुलेटर भी रखो। ओके, थैंक यू।